स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नेस्ले का मैगी ये क्लेम करता है कि उसका मैगी नूडल्स जो है वो 2 मिनट में तैयार हो जाता है। पर आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि मैगी नूडल्स इतनी जल्दी तैयार नहीं होता है ना? 2 मिनट बस कहने की बातें होती हैं, एडवर्टाइज़मेंट की टैक्टिक्स है, उनका बिज़नेस मॉडल है। पर हाँ, मैगी से तेज़ अगर कोई चीज़ यहाँ पे आपके लिए पकाई जा सकती है, तैयार की जा सकती है और सर्व की जा सकती है, तो वो हम आपके लिए लेके आए हैं। दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ द एंथ्रोपोलॉजी कंप्लीट सिलेबस विद इन व्हाट टाइम लिमिट? 14 आवर्स। जी हाँ, ये जो हमारा मैराथन सेशन चल रहा है एंथ्रोपोलॉजी का, जिसमें हमने आपसे ये प्रॉमिस किया हुआ है कि एंथ्रोपोलॉजी का पूरा सिलेबस हम 14 आवर्स में खत्म करने वाले हैं। ये जब वीडियो मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ तो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो आप तक पहुँच चुका है और जो कि सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर है, जिसे हमने 3 घंटे के टाइम फ्रेम में खत्म किया हुआ है, कवर किया हुआ है होलिस्टिकली, और मल्टीपल यूनिट्स उसमें आती हैं जो कि आपने वहां पे देखी होंगी। फ्रॉम द मीनिंग, डिसिप्लिन्स, रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स, सिग्निफिकेंस, रेलिवेंस, ये सारा पोर्शन इंक्लूडिंग ब्रांचेस कौन कौन सी एंथ्रोपोलॉजी में। आफ्टर दैट वी वेंट टू द यूनिट 2, 2.1, 2.2, कल्चर और सोसाइटी के बारे में हमने देखा, रिसर्च मेथोडोलॉजी को देखा, लैंग्वेज वाली जो यूनिट आपकी होती है उसको भी हमने कवर किया, और उसके बाद आपका पूरा का पूरा जो एक इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशन के ऊपर यूनिट है ना, यानी कि मैरिज, फैमिली, किनशिप, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनली रिलीजन। इसके साथ साथ हमने इनमें कई सारी केस स्टडीज को भी वहां पे कवर किया हुआ है, जिससे आपको एक समराइज फॉर्म में ये आइडिया मिल जाए कि एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस क्या है और इसका मेन पर्पस क्या है। यहाँ पे मेन पर्पस ये है कि एग्जाम में अक्सर जब आप बैठ रहे होते हो, एग्जाम देने जाते हो, उससे 1-2 दिन पहले बहुत मुश्किल होता है। 250-250 नंबर का पेपर है ना? और इतना सारा कुछ पूरे साल में आपने पढ़ा होता है। अगर आप बात कर रहे होते हो लाइव क्लासेस, जो आपके लाइव बैचेस चल रहे हैं, उसमें भी आपका 5 महीने या 6 महीने इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज एंड ऑल द डिस्कशंस, लाइव मॉडल क्वेश्चन पेपर, PYQs, इसको लेके जो आपका 5 से 6 महीने का टेन्योर होता है, उन सारी चीज को आप कैसे समराइज करने वाले हो, कैसे रिवाइज करने वाले हो 2 से 3 दिन में। तो आपकी वही झंझट को खत्म करने के लिए, वही परेशानी को, वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टडी IQ की इस महामैराथन, द पावर कैप्सूल की तरह हमने इस सेशन को शुरू किया है, जहां पे आपके सारे के सारे रिवीजन की जो प्रोसेस है वो हम आपके लिए आसान करने वाले हैं। और इवन फॉर द पीपल हु आरंट अवेयर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और चूजिंग एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर उनको आइडिया लेना होता है कि इस ऑप्शनल के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो हमारी मैराथन सीरीज जो है 14 घंटे की, जिसको अलग अलग पार्ट्स में हम ले आए हैं। सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, टुडे वी आर कवरिंग द थियोरिटिकल पार्ट्स, यानी कि जिसमें आप एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स को पढ़ते हो। ये सारे पोर्शंस को आप पढ़ के एक आइडिया ले सकते हो, तो उनके लिए भी बहुत यूजफुल होने वाली है ये हमारी मैराथन सीरीज। साथ ही साथ जो ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एनरोल्ड है एंथ्रोपोलॉजी के, इट इज ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट फॉर देम also for the aspirants who are seeking to prepare for UGC NET JRF examinations, वो भी इसमें से ले सकते हैं कई सारे नोट्स, कई सारी चीजों को, डाउट को अपने क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो इट इज अ होलिस्टिक सीरीज, सिमिलरली लाइक द डिसिप्लिन इटसेल्फ। एंथ्रोपोलॉजी को हम कहते हैं कि ये एक होलिस्टिक साइंस है ना, एक ब्रांच ऐसी है जो ह्यूमन को होलिस्टिक फैशन में पढ़ रही होती है। तो सिमिलरली हमारा जो मोड ऑफ ऑपरेशन है यहाँ पे, है ना, मोडस ऑपरेंडाई जो हमारा है, वो भी होलिस्टिक होने वाला है। तो आपको एक तीर से कई निशाने यहाँ पे ले सकते हो, कई तरह के लोगों के लिए यूटिलिटेरियन होने वाला है। और इसको यहाँ पे शुरू करने से पहले, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं, आज जो हमारी कवरेज है वो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज और थॉट के ऊपर है, ठीक है। पर उसको कवर करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि ये सारा का सारा जो आपको प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मैराथन जो है, दैट इज ओनली अ समराइज्ड वर्जन। और अगर आपको सीरियस प्रिपरेशन करनी है, और आपको जो लबासना का गेट होता है, अक्सर हम एक बात को कहते हैं कि लबासना के गेट पे जो दस्तक है, अगर आप आहट देके चले आओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। आपको दस्तक इस तरह की देनी है, इतनी ताबड़तोड़ देनी है कि आप दरवाजे के उस पार एंटर कर पाओ, है ना, प्रवेश पा सको। और उसके लिए आपको जो एक बेस्ट ऑप्शनल है, पिछले एक डेकेड में अपने आप को प्रूव किया है विद अ सक्सेस रेट ऑफ 10.5% फ्रॉम 2013 टू 2019, इकलौता वाहिद ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि पिछले 4 से 5 सालों में 2 ऑल इंडिया रैंक 1 को देने का काम किया है। 2017 और 2020 में कई सारे ऑप्शनल पिछले 10 साल में एक ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं दे पाए, ये एंथ्रोपोलॉजी 4 से 5 साल में 2-2 ऑल इंडिया रैंक 1 दे देता है। और 2017 की आप बात करते हो तो आपको 4 जो टॉपर्स हैं, यानी कि ऑल इंडिया रैंक 1 to 10, वो आपको एंथ्रोपोलॉजी से आते हुए देखने को मिलते हैं।
आप बात करते हो 2018 में, है ना, आईआईटी गुवाहाटी से आए हुए लोग जो कि डिजाइन में कोर्स कर रहे होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, अक्षत जैन, आपने इंटरव्यूज सुने होंगे, है ना, कई सारे लोग आपको, आप में से उनको फॉलो भी करते होंगे, उनका एक टेक्स्ट भी आता है, उन्होंने एक रिविजन मटेरियल टाइप का तैयार किया हुआ है, वो भी कई लोग रेफर करते हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान। तो वो भी आप देखते हो कि नॉन एकेडमिक या फिर नॉन एंथ्रोपोलॉजिकल डिसिप्लिन से आकर के इस सब्जेक्ट में एक्सेल करते हैं, अराउंड 325 और 35 मार्क्स ले आते हैं। 335 मार्क्स इज अ ह्यूमंगस इफ यू कंसीडर इट इन रिस्पेक्ट टू एनी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, है ना। दूसरे ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट 285 275 का आंकड़ा पार करने में थक जाते हैं, वहां पे टॉपर्स ही 300 को पार कर पाते हैं। यहाँ पे नॉन एंथ्रोपोलॉजिकल बैकग्राउंड के लोग आके बहुत आसानी से 330 को पार कर जा रहे हैं और हाईएस्ट स्कोर 360 के ऊपर गए हुए हैं, आपको अगर मैं बताना चाहूं तो। इस तरीके का हमारा ये एंथ्रोपोलॉजिकल ऑप्शनल का नेचर होता है और इसमें एक्सेल करके आप 100% अपने सिलेक्शन के जो चांसेस उसको बूस्ट कर सकते हो, बिकॉज 1750 नंबर का जो मेंस का आप देखते हो नेचर है, दैट इज वेरी मच एसोसिएटेड या फिर आप कहोगे कि सराउंडेड बाय ऑप्शनल सब्जेक्ट। बहुत ज्यादा एम्फेसिस उसके ऊपर होता है, दारोमदार होता है। क्यों? क्योंकि 28% जो वेटेज है वो ऑप्शनल का होता है। 250 नंबर के दो पेपर आपको देखने को मिल रहे होते हैं और ऑप्शनल और इंटरव्यू ही वो दो सेगमेंट्स हैं जो एक सिग्निफिकेंट वे में आपकी जर्नी को मेंस के दौरान या फिर फाइनल सिलेक्शन, फाइनल मेरिट के दौरान डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पे वहां पे ले जाते हैं या रेगुलेट कर रहे होते हैं। बाकी सारी चीजें तो सेकेंडरी है, जीएस के पेपर सब लोग दे रहे हैं, एसए, एथिक्स, सब कुछ सब दे रहे हैं, सिमिलरली दे रहे हैं। कोई हिस्ट्री में अच्छा है तो पॉलिटी में नहीं अच्छा है, कोई पॉलिटी में अच्छा है तो ज्योग्राफी में नहीं अच्छा है, तो वहां पे चीजें बैलेंस आउट हो जाती हैं, है ना। पर ऑप्शनल्स आपके और दूसरी चीज जो इंटरव्यू है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। तो इंटरव्यू तो फिर भी आपका 1750 नंबर की रेंज के बाहर है, पर 1750 जो मेंस का आपका है वहां पे आपको एक्सेल करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको वो चीजें जाननी है, यहाँ समराइज वे में हम जो आपको मैराथन में पढ़ा रहे हैं उसको डिटेल में पढ़ना है और सिलेक्शन की अपनी जर्नी को इंश्योर करना है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जाइए, एनरोल इन आवर लाइव क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज बैचेस दैट आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 21st ऑफ अप्रैल 1 PM ऑनवर्ड्स। और ये सारी चीजें आपको उस रेट पे मिलने वाली हैं, किस पे? 15,999 पे। इस रेट में आपको मार्केट में कई जगहों पे एंथ्रोपोलॉजी की टेस्ट सीरीज भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं मिल रही होती है। हम आपको लाइव क्लास बैचेस के साथ साथ यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी उसके साथ इंक्लूड किए हुए हैं, बिकॉज स्टडी आईक्यू में आप हमारी टैगलाइन देखते हो, अफोर्डेबल एजुकेशन को देश के हर एक कोने में पहुंचाना ही हमारा एम है, हमारा लक्ष्य है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो है हर तबके से आते हैं, हर सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमारा ये दारोमदार या फिर हमारा दायित्व हो जाता है इस तरह की चीजों को करना। और लेकिन ये 15,999 आपको हमेशा नहीं मिलने वाला है और ऐसे ही नहीं मिलने वाला है। यूजुअली जो प्राइस आपको देखने को मिलेगा वो 24,999 होगा। कोई और कोड आप यूज करते हो तो 17,000 होगा, 18,000 होगा। पर इस 15,999 पे अगर आपको चाहिए तो यू जस्ट हैव टू इंश्योर कि आप एक कोड को यूज करो जो बनता है हमारे और आपके कोऑर्डिनेशन से। दैट इज व्हाट पढ़ा रहा हूं मैं और पढ़ रहे हो आप, हम दोनों को मिला के बनता है क्या? अस। द कोड इज ऑल्सो अस लाइव और यूएस लाइव। इसको यूज करते ही आपके प्राइसेस स्लैश हो जाते हैं, 15,999 पे आ जाते हैं। तो यूज दिस कोड एंड द बैचेस एंड ऑल्सो फॉर एनी डाउट्स और इफ यू वांट टू सीक द मटेरियल्स, यहाँ पे जो भी हम यहाँ मैराथन में या फिर एल्स वाइज जो हम नोट्स बनाते हैं वो आपको कहाँ मिल सकते हैं? वो सब आपको मिल रहे होते हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड। ये हमारा टेलीग्राम का स्पेस है, इस पे जाइए, आपको सारी चीजें वहां पे देखने को मिल जाएंगी। एंड you have to use the code US Life everywhere on any course at Study IQ। और सेपियंस वर्ल्ड पे आप अपनी क्वेरीज को हमसे एड्रेस करा सकते हो, इंस्टाग्राम हमारा हैंडल है। अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे जंप करते हैं थॉट्स या फिर थ्योरीज का जो पोर्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब थॉट्स एंड थ्योरीज की अगर आप बात करते हो तो आई थिंक माई वॉइस इज क्लियर। यहाँ पे आवाज आपको मेरे ख्याल से सही आ रही है? लेट मी चेक। या आई थिंक वॉइस इज क्वाइट क्लियर। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो थ्योरीज का हमारा पोर्शन है हमने आपसे कहा कि 1750 नंबर का आपका मेंस है और रफली 30% या 28% आप कह लो, इसका कौन ले जा रहा है? ऑप्शनल्स। उस ऑप्शनल में अगर आप आते हो और कोई भी ऑप्शनल 500 नंबर का है, उस 500 नंबर में से जो चीज आपको देखने को मिलती है ट्रेडमार्क, वो एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट के अंदर अगर आप घुसते हो तो सोशल एंथ्रो, फिजिकल एंथ्रो, यहाँ पे एससी लिख देते हैं शॉर्ट में, सॉरी एसए लिख देते हैं, फिजिकल एंथ्रो, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रो, ट्राइबल एंथ्रो और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। अब सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, पेपर 1 के अंदर में आता है, ये सारी चीजें पेपर 1 के अंदर में आती है। और सोशल एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, पहला जो अलग अलग
इंस्टीट्यूशंस की बातें कर रहा है, एसोसिएशंस की बातें कर रहा है, और किस चीज की बातें कर रहा है, रेलिवेंस या फिर एंथ्रोपोलॉजी एज ए डिसिप्लिन की बातें कर रहा होता है। ये बहुत ज्यादा फाइन हो गया मेरे ख्याल से, टू मेक इट लिटिल थिकर। तो डिसिप्लिन की बातें कर रहा होता है। और दूसरा पोर्शन जो है दैट इज एंटायरली डेडिकेटेड टूवर्ड्स थ्योरीज, या फिर बात करते हो आप एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स की। फिजिकल एंथ्रो भी आपका पेपर 1 ही में है, तो अगर स्ट्रक्चरली आप ब्रेक डाउन करते हो तो पेपर 1 में आपको 3 सेगमेंट देखने को मिल गए। ठीक है, सबसे पहला क्या आपका, जहां पे आप मैरिज, किनशिप, ये सारे इंस्टीट्यूशंस पढ़ रहे हो, ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे हो, एंथ्रोपोलॉजी को एज ए डिसिप्लिन पढ़ रहे हो, रेलिवेंस क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या है, ये सारी चीजें एक पार्ट होती है, बराबर लेंथ लेती है। और अराउंड अगर इसको आप देखते हो, पहले मैं बता देता हूं, और दूसरा पार्ट जो है वो यहाँ पे फिजिकल एंथ्रो लेता है पेपर 1 में, और तीसरा जो है वो थॉट्स और थ्योरीज लेता है। और इनका वेटेज इंटरेस्टिंगली बहुत ही सिमिलर फैशन में बटा हुआ। इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस, स्कोप, ये सारी चीजों को आप पेपर 1 में कवर कर रहे होते हो, तो ये आपका अराउंड 1 मंथ कवर कर लेता है। ठीक है, अराउंड 1 मंथ, अ लिटिल लेसर टाइम फ्रेम देन दैट यूजुअली, अगर आप रैपिड मोड में, क्योंकि हम एंथ्रोपोलॉजी को शॉर्ट ऑप्शनल के तौर पे देख रहे होते हैं, तो अगर आप स्मार्टली चीजों को पढ़ दो तो वो 4 महीने में आप पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो या फिर खत्म कर सकते हो। तो 1 मंथ से कुछ कम समय में ही आपका ये पहला पोर्शन कवर होता है। दूसरा फिजिकल एंथ्रो की बात करते हो तो ये भी रफली 1 मंथ चलता है, पर थोड़ा सा ये उससे 1 मंथ से एक्सीड कर रहा होता है, क्योंकि पेपर 1 के स्टार्ट में भी कई प्राइमेटोलॉजी के भी बातें हैं, और भी कई सारी अलग अलग यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं, वर्क्स हैं, रेसेस के ऊपर आपको पढ़ना है, ग्रोथ, सेनेसेंस, इन एंथ्रोपोमेट्री के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, ये सारी चीजें आप देख रहे होते हो, तो इट टेक्स रफली सम ड्यूरेशन मोर देन 1 मंथ। ऑलराइट, और थॉट्स की अगर बात करते हो तो ये भी वाजिब अपने आप में 1 महीने का समय ले लेता है। तो पेपर 1 इज अ कंपैरेटिवली लॉन्गर पेपर, है ना। थॉट्स जो कि छोटा सा सिर्फ एक यूनिट में सिमटा हुआ है, पेपर 1 में आई थिंक डजन्स के, मतलब 12 से 14 से ऊपर यूनिट आपको देखने को मिल जाएगी, 20 के ऊपर यूनिट्स होगी अगर आप सारे पोर्शन को मिला के देखते हो तो। पर उसमें से एक पर्टिकुलर यूनिट है यूनिट 6, जो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज के ऊपर है, सारे थॉट्स यहाँ पे आप देख रहे हो, और उसमें अकेली एक यूनिट 1 महीने आपको लेते हुए देखने को मिल रही है। एक तरफ 20-25 यूनिट जो कि आपका 2 महीने में कवर हो जा रही है, और यहाँ पे एक सिंगल यूनिट जो 1 मंथ का समय ले रही है। तो थॉट्स और थ्योरीज का पार्ट जो है बहुत सिग्निफिकेंट है, और किसी भी डिसिप्लिन को पढ़ने के लिए उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को जानना समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मूविंग टू द पर्टिकुलर थिंग जो कि हम थॉट को कवर कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखते हो अगर सिलेबस उठा करके, हमने इसीलिए हाईलाइटेड करके रखा हुआ है। एक स्कूल यहाँ पे हम सिर्फ आपको सिलेबस, जैसे एम्बर एंड एम्बर की सीरीज भी हमारी चल रही है, और उसमें भी हम फोकस्ड है पूरी तरीके से, क्या कि एम्बर एंड एम्बर में क्या चीजें लिखी हुई हैं, क्या चीजें बताई हुई हैं। बताने के अब हम आपको दुनिया जहान की बातें बता सकते हैं, पर फोकस क्या होना चाहिए कि आप जिस चीज को लेके चल रहे हो, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, उसी पे आपका एम्फेसिस रहे। तो यहाँ पे भी हम यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। तो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएंगे यहाँ पे मैराथन में, तो वहां पे आपको सिर्फ जो ये नाम दिखे, टाइलर है, मॉर्गन है एंड फ्रेजर है, इन्हीं तीनों पे हम फोकस करेंगे। नाम और भी हैं, बेस्टियन भी हैं, जर्मन स्कूल में कई सारे लोग आ जाते हैं, बेकोफेन आ जाते हैं, ठीक है ना। अब वो सारे नाम आपको जो देखने को मिल रहे हैं, मेन है, मैक्लेनन है, मैरिट है, उन पे हमको बातें नहीं करनी, क्योंकि वो आपका रिवीजन के हिसाब से इररिलेवेंट है। कहीं जरूरत होगी तो हम बताएंगे। वो सारी चीज हम देख रहे होते हैं जब हम फुल लेंथ बैच को कवर कर रहे होते हैं, उनके इंपॉर्टेंट वर्क को डिस्कस कर रहे होते हैं कंसाइज फॉर्म। पर यहाँ पे हम डायरेक्टली फुल ऑन फोकस रखे हैं किस पे, जो आपका सिलेबस में है। तो पहला स्कूल की अगर आप बात करते हो तो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म है। इवोल्यूशनिज्म का जो स्कूल है बेसिकली वो आपको 2 देखने को मिलेगा यहाँ पे। पहला क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म है, और दूसरा आपको यहाँ एफ पॉइंट पे नियो इवोल्यूशनिज्म देखने को मिलेगा। इन जनरल अगर आप बात करते हो तो इवोल्यूशन का जो स्कूल है, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में हमने यहाँ पे एक और अच्छी चीज हमने की है, आपको बताया ना कि एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड का हमारा टेलीग्राम स्पेस है, वहां पे आपको सारी पीडीएफ मटेरियल, स्लाइड्स, क्विजेस, दुनिया भर की सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाती है, डिलीवर होते हैं। जिस दिन भी वीडियो अपलोड होता है, जिस दिन भी हम लोग इसको डिलीवर कर रहे होते हैं, उस दिन ही आपको सारी चीजें या मैक्सिमम 24 आवर्स में वहां पे देखने को अपलोड होते हुए मिल जाती हैं। तो आप वहां पे एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड टेलीग्राम पे टाइप करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये सारी चीजों में हमने कोशिश की है यहाँ पे कि हम हैंड रिटन जो पर्सनल मेरे नोट्स है उसको यूज करें, क्योंकि रिविजन के लिए हैंड रिटन नोट्स बहुत जरूरी होते हैं, तैयारी के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए
पूरा होलिस्टिक जानकारी के लिए, ज्यादा नंबर्स सिक्योर करने के लिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए लाइव क्लासेस और लेक्चर नोट्स को आप लेके चलते हो, ठीक है। जो मैं लाइव क्लासेस में डिटेल में 400 घंटे में एंथ्रो पढ़ाने वाला हूं वो आप समझोगे, और उसके साथ जो आपको लेक्चर नोट कोर्स में मिलने वाले उसको आप लेके चल रहे होते हो। पर रिवीजन में आपके पास इतना समय नहीं कि आप उतनी बड़ी पूरी जो बुकलेट है उसको 2 से 3 दिन में आप पढ़ जाओ, है ना, सफा चट कर जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए वहां पे आपको हैंड रिटन समराइज फॉर्म के जो नोट जो हम प्रोवाइड करेंगे आपको, अभी उसी पे हमारा वर्क चल रहा है, वो भी आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में वहां पे मिलने वाले हैं, डिलीवर होंगे आपके कोर्स के साथ ही। तो आपको हैंड रिटन नोट्स देखने को मिलेंगे वहां पे, एंड वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि बाकी चीजें जो क्रक्स जिस्ट ऑफ द मटेरियल, पीपीटीज भी हम जो आपको यूज कर रहे हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो हैंड रिटन नोट्स एंड दिस पर्टिकुलर मैराथन सीरीज इज बेस्ट सूटेड फॉर योर रिविजन पर्पस। इसीलिए हमने मैराथन में लेक्चर नोट्स या पीपीटीज या पीडीएफ को यूज करने की जगह आपको एक शॉर्ट वे में हैंड रिटन नोट्स के स्ट्रक्चर को यहाँ पे यूज किया हुआ है। ये ऑल्दो आपके हैंड रिटन नोट्स नहीं है जो आपको डिलीवर होने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन करके वहां पे आपको देने का हम काम करेंगे, और कई सारी चीजें उसमें स्ट्रक्चरल वे में की आती है। ये मेरे पर्सनल जो नोट्स आप कह सकते हो, जो मेरा प्रिपरेशन की जर्नी थी, जो मेरे रिविजन में बहुत काम आते थे, वो सब आपको यहाँ पे स्लाइड्स में हमने यूज किया हुआ है। तो उससे आप आइडिया ले सकते हो, जिस्ट ले सकते हो। और मैराथन और ये मेरे हैंड नोट्स या जो आपको डिलीवर होंगे हैंड नोट्स, उसको आप मिला के चलते हो जब देखते हो, तो आपका रिविजन पूरे कोर्स का बहुत आसानी से मैक्सिमम 2 से 3 दिन में कवर हो सकता है, अगर आप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम उसमें देते हो तो। 4 to 5 आवर्स अगर आप एक दिन में दे दिए तो 3 दिन में बहुत आराम से आपका कवर हो जाता है वो, ठीक है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे यूज किया हुआ है। मेरे पास ऑफ कोर्स मैराथन का कोई सिस्टम नहीं था जब मैं तैयारी कर रहा था, हैंड रिटन नोट्स भी खुद से बनाने पड़े थे हमें। और आप देख रहे हो कि हम जो चीज़ों को पढ़ रहे हैं वो भी हमें ढूंढ ढूंढ के पढ़ना होता, तो कोई किसी ने हमारे लिए मैराथन नहीं बनाया हुआ था। पर हम समझते हैं कि आपकी वो परेशानी जो है रिविजन की, जो टाइम का एक तरीके से दिक्कत है, उसको हम किसी तरह अपने फ्रेंड से रिजॉल्व कर सकें। और इसके लिए हम चाहते तो इसको लाइव में या फिर पेड बैचेस में भी डाल सकते थे, पर हमारा कॉन्सेप्ट ही है कि अफोर्डेबल करना एजुकेशन को, इसलिए वी आर गोइंग टू टेक दिस entirely free on the YouTube channel, the YouTube playlist of Anthropology Optional। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि इवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट जो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में, वो क्या कहता है। वो एक तो सारे स्कूल ऑफ थॉट जो आपको यहां देखने को मिल रहे हैं, ये किसी ना किसी क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं। क्वेश्चंस क्या है? व्हाट, व्हेन, वेयर फ्रॉम, व्हाई, ठीक है, इस तरह की चीजों को वो बता रहे होते हैं। इन विच फॉर्म एंड व्हाट वाज द रिजल्ट, यानी कि उसका कंक्लूजन क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या आपको देखने को मिलता है। ये सारी थ्योरीज ऐसे ही क्वेश्चन को एड्रेस कर रही होती हैं। अब ये व्हाट वेयर चीजों के हिसाब से बदल रहे होते हैं। कहीं पे वो किसी पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में हो सकता है, कहीं पे वो किसी और चीज का किसी और एग्जाम्पल के टर्म में यूज हो सकता है। इन जनरल अगर हम कह सकते हैं तो वो कल्चर और सोसाइटी के बारे में बात कर रहा होगा, है ना, क्योंकि आप किसके अंदर ये पढ़ रहे हो, ये सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की पार्ट होती है थ्योरीज। तो आप कल्चर और सोसाइटी को जानने की कोशिश कर रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल कल्चर, इवोल्यूशनरी स्कूल कह रहा है कि इवॉल्व हुआ है, पहले कुछ और था, लास्ट में कुछ और हो गया, तो इवॉल्व हुआ। तो उसके ऊपर क्वेश्चन है कि क्या इवॉल्व हुआ, तो कल्चर इवॉल्व हुआ, कहां पे इवॉल्व हुआ, किस जगह से, है ना। तो अलग अलग स्कूल इन सारी चीजों को एड्रेस कर रहे होते हैं। व्हाट यानी कि पहले क्या था और बाद में क्या हुआ, ये इवोल्यूशनरी स्कूल आपको बता देगा। वेयर, कोई चीज कहां से आई, वो डिफ्यूजन का स्कूल आपको बता देगा, ठीक है। वेन भी जो है वो भी आपको डिफ्यूजन का स्कूल और इवोल्यूशन का स्कूल मिलके बताता है। कुछ चीजें इवोल्यूशनरी स्कूल वेन बताएंगी, कुछ चीजें डिफ्यूजन के अंदर में आपको समझने को देखने को मिलेगी। वाई, वो आपको फंक्शनलिज्म बताएगा, ठीक है। और इन विच फॉर्म, वो आपको स्ट्रक्चरलिज्म आपको देखने को मिलता है, या फिर फंक्शनल स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करते हो तो वो स्कूल आपको देखने को बताने को वहां पे मिलता है। इस तरह की चीजें। और बाद में यहां पे आपको रिजल्ट क्या होता है उसका, कल्चर का, है ना, किस चीज पे, कल्चर का रिजल्ट इंसान के बिहेवियर पे, पर्सनैलिटी पे, अलग अलग डायनामिक्स पे, वो चीज क्या बता रही होती है, वो आपका कल्चर, सॉरी यहाँ पे कल्चर मटेरियलिज्म नहीं, आपका जो स्कूल है उसको आप कहते हो, आई थिंक ये रहा, कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल। ये रिजल्टेंट बता रहा होता है कि इन प्रोसेसेस का क्या हुआ, कल्चर का पर्सनैलिटी पे, पर्सनैलिटी का कल्चर पे, बिहेवियरल एस्पेक्ट के ऊपर, ठीक है। कॉग्निटिव और सिंबॉलिक थ्योरीज जो है, ये सारी थ्योरीज भी इन्हीं बातों को कह रही होती है, सिंबॉलिक और इंटरप्रिटेटिव थ्योरीज जो होती है। और कुछ स्कूल जो है वो इन बातों को
क्रिटिक कर रहे होते हैं, मेजरली क्रिटिक कर रहे होते हैं हर बातों को। इन सारी थ्योरी जो बन जाती हैं, इनको लास्ट में एक स्कूल आपको देखने को मिलेगा जो पूरी तरीके से धाराशाही कर रहा है इनके सारे जो भी स्टेटमेंट्स हैं। तो कह रहा है कि ये खोखली बातें हैं, ये फॉल्स है, और पावरफुल लोग ऐसी चीजों को आपके दिमाग में बो रहे हैं, चला रहे हैं। वो स्कूल पोस्ट मॉडर्निज्म का स्कूल है। सोशियोलॉजी में भी आप इस चीज को पढ़ते हो, है ना। मिशेल फूको का नाम आप सबने सुना होगा, कुछ लोग उसको फोकाल्ट बोलते हैं, आई थिंक। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आप किस तरीके से उसको प्रोनाउंस करते हो नाम को, वो आपके ऊपर है, यू आर फ्री फॉर दैट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि थ्योरीज किस तरीके से वर्क कर रही है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में। थ्योरीज क्या होती है, ये हमने आपको एम्बर एंड एम्बर के टेक्स्ट में समझाया हुआ है। थ्योरीज आर बेसिकली द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, किसी बातों को वो कह रही हैं और फिर उसको एक हाइपोथेसिस के फॉर्म में वैलिडेट कराने की कोशिश कर रही है, और फिर आप उन थ्योरीज को टेस्ट करते हो इंपिरिकल ग्राउंड लेवल पे। अगर वो वर्क करती हैं तो उसको यूनिवर्सल लेवल पे या तो मानते हो, या तो डिस्क्रीट लेवल पे कुछ सोसाइटीज का सत्य मानते हो, बेस्ड अपॉन दी अपकमिंग एविडेंसेस, है ना। किसी भी समय में उन थ्योरीज को रिजेक्ट किया जाता है। तो थ्योरीज कभी भी अमर नहीं होती है। आपके पास क्या सुविधा, क्या टेक्नोलॉजी, क्या नए आयाम, क्या नई नॉलेज, क्या नए सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, ट्रेंड्स डेवलप हुए हैं, उस हिसाब से थ्योरीज रिजेक्ट भी हो जाती। मल्टीपल थ्योरीज आपको रिजेक्ट होते हुए देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसीलिए उसका क्रिटिक बन के, क्रिटिसिज्म भी हम यहाँ पे आपका डील कर रहे होते हैं। ऑल्दो यहाँ पे हम समराइज वे में देखने वाले हैं, आपको सिर्फ जिस्ट बता रहे हैं, चीजों का, बातों का कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हर एक पॉइंट को, क्रिटिसिज्म को किस बुक में क्या कहा, वो सब यहाँ पे आपको एक तरीके से बताना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये हम कोशिश कर रहे हैं कि 90 मिनट्स में हमारे टोटल पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाए, ठीक है। 10 थ्योरियां यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 थ्योरीज होंगी यहाँ पे, और हम 90 मिनट्स का भी टाइम लेके चलते हैं तो 9 मिनट में हमको एक स्कूल को खत्म करना है। प्लस माइनस ये जो 10-15 मिनट्स का जो समय अभी आप देख रहे हो, उसको हम अगर अलग से गिन लेते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमने इवोल्यूशनरी स्कूल की बात की थी। इवोल्यूशनरी स्कूल बता रहा होता है क्या चीजें, व्हाट और व्हेन को ये एड्रेस कर रहा होता है ना। इवॉल्व किस चीज में, किस फॉर्म में कोई चीज हुई, और क्या चीज इवॉल्व हुई, कब इवॉल्व हुई, किस तरह से इवॉल्व हुई, वो चीजें इवोल्यूशनरी स्कूल बता रहा हो। इसका एक तरीके से कुछ बिलीव सेट है, कुछ बातें जो है, कुछ प्रिंसिपल है जिसपे ये मानता है। पहली है जिसको हम PUM कहते हैं, आपको बताई हुई मैंने थ्योरीज को, कुछ पार्ट आपको कवर होते हुए यूट्यूब की सीरीज में दिखा होगा। PUM, द साइकिक यूनिटी ऑफ मैन, यानी ये कहता है कि इंसान जो है दुनिया भर में एक पर्टिकुलर कंडीशन में, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई या फिर इंपल्स के तरफ एक तरीके से रिएक्ट करता है। कॉग्निटिव या फिर कॉग्निटिव लेवल पे हम सबके सब जो ह्यूमन बींग्स है वो कनेक्टेड है, और इसीलिए आपको दुनिया भर में सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। अमेरिका में भी रिलीजन है, इंडिया में भी रिलीजन है, अफ्रीका में भी रिलीजन है, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ आपको रिलीजन का कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है। प्रैक्टिसेस, कॉन्सेप्ट्स, स्टोरीज, मिथ्स ये अलग हो सकती हैं, पर रिलीजन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंटिटी आपको दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। मैरिजेस दुनिया भर में देखने को मिल रही, तो ये आई कहां से, कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हर जगह पे है। माउंट एवरेस्ट तो आपको सिर्फ माउंट एवरेस्ट जहां पे है वहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। थेम्स नदी जहां पे है वहां पे आपको देखने को मिल रही है। किलीमंजारो या फिर सहारा डेजर्ट जहां पे है वहां आपको देखने को मिल रहा है। गोबी, गिब्सन, थार, ये सब जहां पे है वहां पे आपको देखने को मिल रहा है। पर ये कुछ प्रैक्टिसेस जो कल्चरल लेवल पे हैं, ये आपको दुनिया भर में कैसे देखने को मिल रही है, ये कैसे हो सकता है। तो वहीं आप कहते हो, वहीं आप समझते हो कि ये साइकिक यूनिटी ऑफ मैन की वजह से होता है, कि इंसान ज़िहानी तौर पे, मानसिक तौर पे, कॉग्निटिव तौर पे, मेंटली एक तरीके से कनेक्टेड है, और सिंपल एक कंडीशन दे दोगे तो उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट कर रहा हो, है ना। यानी अगर कुछ भी खाने को कहीं नहीं रहेगा तो इंसान या तो पेड़ों पौधों पे डिपेंड कर रहा होगा, या तो एनिमल्स को हंट करेगा, या जो भी उसको गैदरिंग करके चीजें मिलेंगी, फिशिंग करके चीजें मिलेंगी, उस पर सब्सटेनेंस कर रहा होगा। तो इकोनॉमी को भी ये इवॉल्व होते हुए बताते हैं इसी तरीके से, कि पहले जब कुछ नहीं था तो इंसान क्या करता था, कलेक्शन करता था चीजों का, कुछ मिल गया उसको, कोई बेरीज मिल गई, कुछ प्लांट प्रोडक्ट मिल गए, उस पर गुजारा करता था। हंटिंग एंड गैदरिंग करता था, कोस्टल रीजन में है तो फिशिंग करता था। तो सबसिस्टेंस लेवल के, यानी जितना उसको जरूरत है, जितने से उसका गुजारा हो सके, उन चीजों पे रहता था। फिर इससे वो इवॉल्व करके, इवोल्यूशन स्कूल है ना, तो हर जगह बता रहा होता है कि किस जगह से इवॉल्व होके क्या चीज आई। तो जब धीमे धीमे समाज, कल्चर इवॉल्व करता है, नई दिशा में जाता है,
तो आप देखते हो न्यू इकोनॉमिक मीन्स वहां पे जुड़ते जाते हैं, नए आयाम जो है, नए डायमेंशन जो है उसके कल्चर और उसके सोसाइटी का पार्ट बन जाते हैं। फिर वो हॉर्टिकल्चर भी करने लगेगा, धीमे धीमे शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होगा वो पूरी तरीके से जो मॉडर्न वे में एग्रीकल्चर फॉर्म्स है वो आपको देखने को मिलने लगेगा। और उसके बाद रिसेंट टाइम में आप आ जाते हो तो मार्केट इकोनॉमी रिप्लेस कर देगी सब्सिस्टेंस लेवल की इकोनॉमी जो थी, प्रिमिटिव इकोनॉमी जो थी, उसको मॉडर्न इकोनॉमी रिप्लेस कर देगी। मॉडर्न इकोनॉमी आएगी तो मार्केट प्लेसेस आएंगे, ट्रेड प्रैक्टिसेस आएंगी, मनी एक्सचेंज का सिस्टम आएगा, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये इवोल्यूशन है। हमने बताया ना कि पहली स्टेज कलेक्शन कर रहे हो, गैदरिंग कर रहे हो, हंटिंग कर रहे हो, और आप वहां पे फिशिंग कर रहे हो। इससे आप मॉडर्न इकोनॉमिक मीन्स तक आए हो कि आज यूपीआई के थ्रू डिजिटल पेमेंट कर। तो ये एक यूनिलीनियर या फिर एक सिंगल लाइन में आपको इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। इसी बेसिस पे जो अलग अलग स्कूल बटे हैं इवोल्यूशन के अंदर भी, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। इवोल्यूशनरी स्कूल जो है वो दो तरीके से डिवाइडेड है। लेट्स टेक द डार्कर शेड्स, रेड यहाँ पे ठीक होगा आई थिंक, अगेंस्ट द बैकग्राउंड। तो इवोल्यूशनरी स्कूल भी है वो दो दिशाओं में बटे हैं, एक है क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म और दूसरा है नियो इवोल्यूशन। नियो इवोल्यूशनिज्म पे आएंगे तो हम बात करेंगे, अभी हम क्लासिकल इवोल्यूशन को देखने जा रहे हैं, जो एक बड़ा स्कूल है, सबसे अर्लियर स्कूल यहाँ पे आपको एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स में, लिटरेचर में देखने को मिलता है। अब क्लासिकल स्कूल या क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल जो है वो खुद अपने आप में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से बट जाता है। सबसे पहले तो आप देखते हो कि वो रीजन के हिसाब से बढ़ता है, जियोग्राफी या फिर नेशन के हिसाब से बढ़ता है। कि जर्मन इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो कुछ और कह रहे हैं, जिसमें बैस्टियन बेकोफेन का आप नाम ले सकते हो। ब्रिटिश जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो आपको यहाँ पे कुछ और नाम देखने को मिलेंगे, कुछ और कह रहे हैं। टाइलर है, मेन है, मैक्लेनन है और फ्रेजर है। अमेरिकन स्कूल की आप बात करते हो, इसमें मॉर्गन बहुत बड़ा नाम है, वो कुछ और बात कह रहे होते हैं। ठीक है, तो एक तो नेशन के बेसिस पे यहाँ पे डिवीजन हो गया। दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि थ्योरीज के नेचर के हिसाब से जूलियन स्टीवर्ट नाम के एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो इसी स्कूल में आते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इवोल्यूशनरी स्कूल में आते हैं, ऑल्दो वो किधर आते हैं, वो नियो इवोल्यूशनरी स्कूल में आते हैं। उन्होंने पूरे के पूरे इवोल्यूशनरी स्कूल को तीन तरह के पार्ट्स में बांट दिया, नेचर के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे नहीं, नेचर के बेसिस पे। किस किस में? पहला यूनिलीनियल, आई थिंक यहां पे फिर से हम लाइट शेड ले लेते हैं, यूनिलीनियल या यूनिलीनियर, ठीक है, आप दोनों टर्म यूज कर सकते हो। दूसरा है मल्टीलीनियर, ये थोड़ा सा पॉच पॉच हो गया, लेट्स क्लियर दिस क्लटर। यूनिलीनियर, दूसरा मल्टीलीनियर, तीसरा यूनिवर्सल। इसमें से जो हम पहला क्लासिकल के अंदर में बात करने वाले हैं, मोस्टली क्लासिकल वाले जो सब में आएंगे, वो कौन से हैं? वो यूनिलीनियर इवोल्यूशनिस्ट हैं। वो क्या कहते हैं कि कल्चर एक सिंगल लाइन में इवॉल्व हुआ है ना। सिंगल लाइन, जैसे हमने देखा ना कि सबसे पहले आप गैदरिंग की, हंटिंग की बात कर रहे हो, कलेक्शन की बात कर रहे हो, और फिर फिशिंग पे आते हो, और भी धीमे धीमे तरीके अलग अलग, हॉर्टिकल्चर, फिशिंग, आपका जो देखने को मिलता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, और फिर मॉडर्न ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये एक सिंगल लाइन में चल रहा है, ब्रांचिंग ऑफ नहीं हुई इसमें, है ना। तो ये यूनिलीनियर है, यानी यूनि मतलब एक सिंगल लाइन में इवोल्यूशनरी चीजें चल रही हैं, और सारी चीजों को वो ऐसे ही इवॉल्व होते बता रही है। तो हमने इकोनॉमी बताई, मैरिज को भी वो ऐसे ही बताते हैं। मैरिज को बताते हैं कि पहले क्या था, प्रोमिस्क्विटी की स्टेज थी। प्रोमिस्क्विटी मतलब लोग फ्री थे, कोई किसी से भी मैरिज करता था, रूल्स रेगुलेशन गवर्न नहीं करते थे सोसाइटी में मैरिजेस को आज की तरह। धीमे धीमे थोड़ा एक, आप कहते हो कि सेंस आया, रेगुलराइजेशन आया, तो वहां पे ग्रुप मैरिजेस होने लगी। अलग अलग लोग या फैमिली में या रिलेटिव्स, नेबर्स, उन सबसे वहां पे मैरिज कर रहे हैं। मल्टीपल मैरिजेस वहां पे आपको देखने को मिल रही है। फिर आपको देखने को मिलता है कि वहां पे पॉलीएंड्री आती है, और धीमे धीमे कर करके जो प्रेजेंट फॉर्म, मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म आप जिसको मानते हो, या फिर ये यूनिलीनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसको मानते हैं, वो है मोनोगेमी। यानी कि एक इंसान से, एक मेल एक फीमेल से शादी कर रहा होगा, एक पार्टनर का सिस्टम जो होता है, ठीक है। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन वहां पे आ गए इस, तो ये मैरिज का इवोल्यूशन है। ऐसे ही फैमिली का भी इवोल्यूशन हो रहा है। तो हर एक सिस्टम को, जितने भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन है, ये उसका इवोल्यूशन बताते हैं। इवन रिलीजन फॉर एग्जांपल उसका इवोल्यूशन बताते हैं। और वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये जो है, यहाँ पे हमने बात की, ब्रिटिश स्कूल में बहुत बड़ा नाम है, फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी कह के उनको बुलाया जाता है कई बार, ठीक है। वो कौन है आपके? टाइलर साहब है, E.B. टाइलर, एडवर्ड ब्रुनेट टाइलर साहब। इन्होंने 1871 में, 1871 में किताब निकाली प्रिमिटिव कल्चर, जिसमें पहली साइंटिफिक डेफिनेशन दे डाली सबसे पहले तो, किसकी? कल्चर की, है ना। कल्चर को डिफाइन करने के बाद उन्होंने एक तरीके से रिलीजन का भी इवोल्यूशन बता दिया
ये सारे लोग अलग अलग चीजों का इवोल्यूशन बताए हुए हैं। तो इन्होंने रिलीजन का इवोल्यूशन है वो किस स्टेज से बताया, सबसे पहली जो एनिमिज्म की स्टेज बताई। कई की जो पहली स्टेज थी वहां पे लोग सोल में, एनिमिज्म बना है एनिमिया, एनिमा नाम के एक वर्ड से। एनिमिया का मतलब बिलीव इन सोल, तो लोग सोल में बिलीव करते थे। धीमे धीमे टाइम ऐसे बीतता है, लोग आगे जाते हैं और कंसेप्ट जो आपको देखने को इवॉल्व होते देखने को मिलते हैं वो फिर कहाँ जाते हैं, पेटिसिज्म पे जाएंगे, एनिमेटिसिज्म पे जाएंगे, चीजों के अलग अलग चीजों के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। ठीक है, मैजिकोजिक जैसी चीजें आ जाती हैं, नेचर की वर्शिप होने लगती है, लोग प्रकृति के पूजक हो जाते हैं। फिर एक और स्टेज, बहुत एडवांस स्टेज रिसेंट टाइम में आपको देखने को मिलती है, वो क्या है, वहां पे आपको देखने को मिल रहा है पॉलीथीज्म, यानी बहु ईशवाद, बहुत सारे गॉड्स में आप मल्टीपल गॉड्स में बिलीव कर। और लेटेस्ट आपको देखने को मिलता है मोनोथीज्म, यानी सिंगल गॉड में। तो वो रिलीजन का इस वर्क में अपने बता रहे होते हैं। ऐसे बाकी लोग के भी एंशिएंट सोसाइटी करके किताबें हैं। मॉर्गन साहब जो है उन्होंने फैमिली के ऊपर कई सारा वर्क किया है, और इनकी एक किताब है सिस्टम ऑफ कंसेंग्युइटी एंड अफिनिटी इन दी सिस्टम ऑफ कंसेंग्युइटी और अफिनिटी के ऊपर ये बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये किनशिप टर्मिनोलॉजीज, किनशिप मतलब नातेदारी, रिश्तेदारी, जैसे आपका भाई बहन है तो आपके किन्स कहलाएंगे, आपके मदर फादर हैं, आपके आंट्स, सब आपके किन्स है, रिश्तेदार नातेदार। तो सिस्टम ऑफ कंसेंग्युइनिटी एंड एफिनिटी इन ह्यूमन फैमिली में आपको देखने को मिलता है, और इन ह्यूमन सोसाइटी में आपको देखने को मिलता है कि ये दो तरीके की टर्मिनोलॉजीज को बता देते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजीज होती है, क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजीज होती है, और उसको भी वो बताते हैं कि वो इवॉल्व हुई है ना। पहले आपको प्रिमिटिव समाज में डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलती थी, और अब आपको क्लासिफिकेटरी मॉडर्न समाज में देखने को मिली है। अभी आप पूछोगे दोनों है क्या। डिस्क्रिप्टिव फॉर एग्जाम्पल, आप कई सारे टर्म्स यूज करते हो अलग अलग लोग के लिए अलग अलग, है ना, तो उससे आपका पर्टिकुलर रिलेशनशिप पता चलता है, डिस्क्राइब करते हो। जैसे आपके पेरेंट्स के जो मेल लाइन में रिलेटिव्स होंगे, आपके मामा के लिए आप मामा का टर्म यूज कर रहे हो, ठीक है, आपके मदर के जो ब्रदर रहेंगे, अपने फादर के ब्रदर के लिए आप चाचा का टर्म यूज कर रहे हो, एक ताऊ जी का टर्म आप यूज करते हो। ठीक है, और इसी तरीके से अलग अलग रिलेशन के लिए अलग अलग टर्म्स यूज कर रहे हो। इवन इन दी फीमेल लाइन अगर आप बात करते हो तो मौसी, बुआ, चाची, ताई, इस तरीके के टर्म्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव है कि आप डिस्क्राइब करके बता रहे हो, और ये प्रिमिटिव समाज में होता था, इससे बॉन्ड्स और क्लोजनेस पता चलती थी। पर आप वेस्टर्न सोसाइटीज में जाओगे जो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ठीक है, मटीरियलिस्ट होते हैं, वहां पे आपको इवॉल्व फॉर्म ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेगी। और उसमें वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलेटिव्स को एक क्लास ऑफ टर्म्स से यूज कर रहे हैं, यानी कि वो अपनी मौसी, अपनी चाची, अपनी मामी, किसी के लिए भी वो क्या टर्म यूज कर रहे हैं, आंट, एक पर्टिकुलर टर्म है। ठीक है, वैसे ही चाचा हो, मामा हो, फूफा हो, ताया हो, ताऊ, कोई भी हो, उसके लिए वो अंकल का टर्म यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजों को ऐसे ही हर एक सिस्टम को इन्होंने स्टेजेस में बांट दिया, इवोल्यूशनरी स्टेजेस में। तो इनका यही मानना था कि साइकिक यूनिटी ऑफ मैन एक प्रिंसिपल कंपोनेंट है, जिसकी वजह से चीजें और लोगों को आप एनालाइज करते हो दुनिया जहान में, तो एक पर्टिकुलर वे में चीजें डेवलप करते हुए देखने को मिली है। समाज को भी इन्होंने बांट दिया है ना, और ये बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया इस समाज को। इन्होंने कहा पहले के कुछ समाज आपको देखने को मिलते हैं, खासकर उन्होंने हमारे जो आप कह सकते हो ईस्ट और वेस्ट में दुनिया को बांटते हो, तो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज को उन्होंने कहा कि ये प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं। प्रिमिटिव सोसाइटीज में भी उन्होंने डिवाइड किया किस तरीके से इवॉल्व हो रही है। पहली स्टेज यानी कि जो हम हमारे साथ रिलेट की, ट्राइबल्स के साथ रिलेट की, एशियंस के बहुत सारे लोगों पे उन्होंने ऐसी कमेंट्री की एशियन सोसाइटीज के ऊपर, कि वो आपको सेवेजरी के स्टेजेस पे देखने को मिलते हैं। फिर बार्बरिज्म की स्टेज बताई, और फाइनली सिविलाइजेशन की स्टेज बताते हैं। सेवेजरी जहां पे लोग जंगली तौर पे रह रहे हैं, कोई रूल्स कायदे कानून नहीं है, मैरिज की भी हमने बात की तो अनगवर्न मैरिजेस जो चल रही हैं। बार्बरिज्म पे थोड़ी बहुत स्ट्रक्चरल बेसिस बन जाता है ना, कुछ इकोनॉमिक मीन्स को लोग अडॉप्ट करने लेते हैं, आप कह सकते हो पार्शियल जंगली हो जाते हैं, अर्ध जंगली हो जाते हैं, पर फिर भी पूरी तरीके से एडवांस डेवलप नहीं हुआ। और अपनी सोसाइटीज को और वेस्टर्न फ्रंट को बताने के लिए वो टर्म जो बता रहे होते हैं वो क्या है, सिविलाइजेशन फ्रंट पे उसको एड्रेस कर रहे हो कि वो सबसे उम्दा लोग, सबसे बेहतर, सबसे एडवांस लोग। तो इसी चीज के लिए कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो ये आपका इवोल्यूशनरी स्कूल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो सिलेबस में, आपके टाइलर का नाम था, वो हमने देख लिया है ना। टाइलर का 1871 का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है प्रिमिटिव कल्चर, वो आपको हमने बताया। मॉर्गन का जो आप देखने को मिलता है 1851 के आसपास, ईयर आप एक बार चेक करिएगा, 1851 के आसपास जो सिस्टम ऑफ कंसेंग्युइनिटी एंड एफिनिटी वाला जो है, या फिर सॉरी जो उनकी किताब 50s में पब्लिश होती है उसका नाम है लीग ऑफ इरोक्वाय, और कंसेंग्युइनिटी एफिनिटी जो है वो बाद में उनकी पब्लिश होती है। तो ये मॉर्गन के वर्क है। अब तीसरा नाम जो आपके सिलेबस में दिया है, आप कहोगे कि आप क्यों यही नाम बता रहे हो, और भी नाम है, तो आपके सिलेबस में टाइलर, मॉर्गन और फ्रेजर का नाम दिया हुआ है क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के अंदर में। तो दूसरा नाम जो फ्रेजर का है, ये भी इवोल्यूशनरी थे, ब्रिटिश स्कूल में था जहां पे टाइलर है, ठीक है, और इनका जो एक्सपर्टीज है वो मैजिक के ऊपर था।
ये किस तरीके से बता रहे हैं सोसाइटी का इवोल्यूशन? सोसाइटी का इवोल्यूशन बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि मैजिक, और यहां पे आपको देखने को मिल रहा है साइंस। ठीक है, इस तरीके से ये बता रहे होते हैं कि पहले मैजिक होता है, लास्ट में साइंस आता है, और इसके बीच में जो स्टेज है वो रिलीजन की आ जाती है। तो ये इवोल्यूशनरी फैशन बता रहे होते हैं कि इंसान का सुपरनेचुरल एंटिटी, सुपरनेचुरल पावर या फिर सुपरनेचुरल एग्जिस्टेंस जो है वर्ल्ड का, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके साथ बिलीव जो एसोसिएटेड है, उसके फ्रंट पे अगर आप इवोल्यूशन को ट्रेस करते हो तो वो इस तरीके से हुआ है। पहले मैजिक आया, फिर रिलीजन आता है, और मॉडर्न सोसाइटीज में आपको साइंस देखने को मिलता है। मैजिक के ऊपर इनका बहुत बड़ा वर्क है जिसको आपको हमेशा अपने दिमाग में रख लेना है। नाम है वर्क का गोल्डन बाउ। लेट्स टेक द डार्केस्ट शेड, गोल्डन बाउ। ठीक है, ओडिसी बाइबल ऑफ रिलीजन कई बार कहा जाता है मैजिक और रिलीजन के ऊपर ये वर्क को। ठीक है, टाइलर ने बहुत प्रेस किया हुआ है, मेलिनोस्की ने इसको बहुत प्रेस किया हुआ है, फंक्शनल स्कूल में भी आप उनका नाम पढ़ोगे। तो फ्रेजर यहाँ पे जो मैजिक की और इस सब की बातें की उन्होंने, उसमें से भी खासकर मैजिक को उन्होंने बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है। और मैजिक को एक्सप्लेन करते हैं वो कहते हैं कि मैजिक से रिलेटेड प्रिमिटिव सोसाइटीज में, अर्ली सोसाइटीज में जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, वो दो फ्रंट में डिवाइडेड है। दो तरीके की लॉज आपको देखने को मिलती है। पहली क्या है? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, मतलब लाइक्स अडहेयर्स लाइक, लाइक्स अडहेयर्स टू लाइक, सिमिलर चीजें सिमिलर चीजों को रिजल्ट करती है। यहां पे इससे उत्पन्न होने वाला जो मैजिक है, इससे रिजल्ट होने वाला जो मैजिक, उसको आप क्या कहते हो? होम्योपैथिक मैजिक या फिर इमिटेटिव मैजिक कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको देखने को मिलता है, आप डॉल में कई शोज मूवीज ऐसी बनी है, कंज्यूरिंग वगैरह दुनिया भर की मूवीज, कंज्यूरिंग 3 अभी लेटेस्ट आपने शायद देखी होगी। तो डॉल में ब्लैक मैजिक का वहां पे प्रैक्टिस हो रहा है, और वो डॉल में पिंच करती है या उसका गला मोड़ती है, तो वहां पे असली इंसान जिसका वो डॉल बनाया होता है, जिसका वो पुतला बनाया होता है, उस पर असर पड़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटी है उस डॉल में और यहाँ पे जो आप देख रहे होते हो। सिमिलरली कुछ सोसाइटीज मानती है, प्रिमिटिव सोसाइटी ऐसा मानती थी, उनको लगता था कि बारिश हो रही है, उसके साथ यहाँ पे थंडर बोल्ट आ रहा है, बादल गरज रहे हैं। ठीक है, तो उनको लगता था कि ये बादल गरज रहे हैं इसलिए बारिश हो रही है। तो कई बार जब बारिश नहीं होती थी तो सोचते थे कि अगर हम वैसी साउंड प्रोड्यूस कर लेंगे तो बारिश हो जाएगी। तो वो बहुत ऊंचाई की जगह पे जाके फिर पत्थरों को रोल कर देते थे, क्लिफ से, है ना, बहुत ऊंचाई से पत्थरों को खाई में या फिर एक ढलान के इलाके में वहां पे फेंक दिया करते थे। उनको लगता था उससे जो रंबलिंग आवाज आएगी ना, कि वो मिल रही होगी थंडर से, तो बारिश हो जाएगी। एक दो बार ऐसा हो भी गया, कोइंसिडेंटली आप कह सकते हो। तो वो लोग का जो बिलीव है बहुत फर्म हो गया इस चीज पे। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है मैजिक ऑफ, यहाँ पे लॉ ऑफ जो सिमिलैरिटी है वहां पे। दूसरा जो लॉ है वो लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट है, या कंटेजियन भी कहते हैं इसको, है ना। और इससे रिलेटेड जो मैजिक है, इससे रिजल्ट करने वाला जो मैजिक है, उसको आप कंटेजियस मैजिक कहते हैं। ये लॉ क्या कहती है? वंस इन कॉन्टैक्ट ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट। एक बार संपर्क में आ गए तो जीवन पर्यंत हमेशा आप संपर्क में रहते हो किसी चीज के, और कोई चीज आपके। इसमें वो क्या कहते हैं कि कोई इंसान से, कई बार मैजिक में क्या प्रैक्टिसेस होती है कि किसी इंसान की कोई पर्टिकुलर चीज है, ब्लैक मैजिक या कोई भी चीज आप देखते हो शोज में, वो करना होता है तो उसकी चीज को ढूंढा जाता है। उसके बाल हैं, उसके बाल उसके बॉडी का पार्ट है, उसके टीथ हो गए, है ना, उसका कोई बॉडी फ्लूइड हो गया, इस तरीके की जो चीजें हैं उसको ले आते हैं वो, उसके क्लोथिंग्स, कपड़े जो है, उसके जूते चप्पल जो है, उसको ले आके उसके थ्रू मैजिक कंडक्ट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस इंसान के कॉन्टैक्ट में रही है, और वो उसके पूरी तरीके से एक एडहेरेंस में है उसकी बॉडी से। ठीक है, तो ये चीज वहां पे फ्रेजर बता रहे हो। सो दिस वाज अबाउट द क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल। है तो इसमें बहुत कुछ बताने को, और बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए भी, क्या आपको बताऊं, क्या छोड़ूं। 90 मिनट का समय है, कहां कहां पे हम इस चीजों को कवर करेंगे। पर फिर भी हम समराइज वे में कोशिश कर रहे हैं कि जितनी चीजें यहाँ पे, जितने ग्राउंड्स को हम यहाँ पे कवर कर पाए। नेक्स्ट चीज की आप बात करते हो, डिफ्यूजन स्कूल है। ये एक नेक्स्ट स्टेप था, है ना। 19th सेंचुरी में आप इवोल्यूशन का स्कूल देख रहे हो, 20th सेंचुरी में आपको डिफ्यूजन का स्कूल अर्ली 20th सेंचुरी में देखने को मिल रहा होता है। डिफ्यूजन क्या कह रहा होता है? ये कहता है कि मैन इज बेसिकली अनइन्वेंटिव। आई थिंक मेरे नोट्स में भी ये टर्म यहाँ पे लिखा होगा, है ना। वो कहता है कि मैन इन जनरली जो होता है वो अनइन्वेंटिव होता है। यानी हाँ, यहाँ पे ये टर्म यूज्ड है। क्या लिखा है? द It emphasized upon the idea that the man is basically uninventive, and thus important inventions were made only once at a particular time place. ठीक है, इंसान बार बार चीजों को इन्वेंट नहीं करता है। कोविड की वैक्सीन ले लो आप, कई सारे देश अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए अलग अलग वैक्सीन बना रहे हैं, पर अगर एक सक्सेसफुल वैक्सीन बन गई तो आप उसी को यूज करके मास प्रोडक्शन करो उसका, है ना। अगर वो उसकी सक्सेस रेट अच्छी खासी है, फाइजर को ले लो, कोवैक्सीन को, कोविशील्ड, किसी को ले लो, अगर उसकी, या फिर आप स्पुतनिक को ले लो,
अगर सक्सेस रेट उसकी अच्छी चल रही है तो आप वो बताओ कि आपने किस तरीके से बनाया हुआ है, पूरी चीजें जो है उसकी नॉलेज जो है आप दूसरे जगहों को दो और सब लोग अपने अपने जगह पे अपने लैब्स का इस्तेमाल करके मास प्रोडक्शन कर सके। पर कई देश जो होते हैं वो अपनी भी एक तरीके से साइंटिफिक सुपीरियोरिटी के लिए वो लग जाते हैं रिसर्च में, और लगना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। पर कई सारे ऐसे देश हैं जो इस तरीके की मॉडर्न रिसर्च और लैबोरेटरीज को अफोर्ड नहीं कर पाते। कई सारे वो हैं जो मास स्केल पे इन चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो उनके पास क्या था, डेवलप्ड नेशन इंडिया भी कई जगहों को ऐसी वैक्सीन जो है वो पहुंचा रहा था, मुहैया करा रहा था। तो क्या इसके पीछे आइडिया है कि एक बार इन्वेंशन हो गया या डिस्कवरी हो गई तो बार बार हर लोग उसको डिस्कवर नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, उसको शेयर कर लेंगे, उनसे मांग लेंगे, बोरो कर लेंगे, है ना। दिस इज इजियर देन इन्वेंटिंग दैट थिंग। टाइम आपका नहीं खराब होगा, एफर्ट नहीं आपके खराब होगा। तो डिफ्यूजन का स्कूल यही कहता है कि मैन इन जनरल अनइन्वेंटिव है। वो बार बार चीजों के ऊपर समय जाया नहीं करता है, चीजों को बोरो कर लेता है, लोगों से उधार में ले लिया, है ना। तो इस तरीके की चीज आपको देखने को मिलती है। और कोई भी चीज ये कहता है कि पर्टिकुलर टाइम पे एक बार एक जगह पे ही उसका इन्वेंशन होता है, और बाकी दुनिया वाले लोग जो लोग हैं उसको या तो शेयर करते हैं, बोरो करते हैं, मांगते हैं, और या तो उसको इमिटेट करते हैं, कॉपी कर ले लेते हैं, है ना। कोई सक्सेसफुल इंसान हो जाता है, आप देखते हो कि उसकी स्टोरी को एक एमबीए चाय वाला बना तो सबके सब लोग जो है अपनी अपनी डिग्री छोड़ के, अपना अपना वर्क छोड़ के, उनको लगा कि दिस इज अ गुड सक्सेस मॉडल, तो उसको इमिटेट करने लगते हैं। तो इस तरह की चीज आपको देखने, कोई एक एडटेक कंपनी स्टडी आईक्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, कितने सालों से बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, और आज आपको देखने को मिला है दुनिया जहान के एडटेक प्लेटफॉर्म दुनिया भर की फंडिंग और रिसोर्सेज को लेके इस मैदान में कूद पड़े, जहाँ पे हम एज अ सर्विस फ्रंट पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं अफोर्डेबल प्राइसिंग में, और वहाँ पे दूसरी तरफ इसको पूरा बिजनेस मॉडल की तरह लोगों ने डेवलप कर दिया हुआ है। तो ये चीज आपको वहाँ पे देखने को मिल रही थी कि लोग कॉपी कर लेते हैं, इमिटेट कर लेते हैं चीजों। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो कि डेफिनेशन इसको किस तरीके से डिफाइन करो, तो आप कहोगे कल्चरल डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच कल्चरल ट्रेड डिस्कवर्ड इन्वेंटेड एट द प्लेस सोसाइटी आर स्प्रेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू द अदर प्लेसेस, है ना। एक जगह पे हुआ फिर दूसरी जगह पे डिफ्यूज करिए, जो प्रोसेस है जिससे, मान लीजिए ये कल्चर या सोसाइटी ए है, या अमेरिका मान लीजिए इसको, और ये है आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। कोई चीज यहाँ पे डिस्कवर हो गई और वो इस जगह तक पहुंच जाती है, तो ये जिस मोड से पहुंच रही है उसको आप क्या कहते हो, उसी को आप कहोगे डिफ्यूजन हो रहा है प्रैक्टिस का। और डिफ्यूजन के कई सारे मोड हो सकते हैं। कोई जैसे आप देखते हो मुगल आर्किटेक्चर, मुगल क्विजीन, ये सारी चीजें आपको इंडिया में बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिल जाती है। लखनऊ का जायका हर जगह फेमस है ना। टुंडे का कबाब बहुत फेमस है, करीम की निहारी बहुत ज्यादा फेमस है, हैदराबाद के आपको बिरयानी बहुत ज्यादा फेमस देखने को मिलती है। तो जायका जो है मुगल, पर ये आए कहाँ से, इंडिया की अपनी क्विजीन तो थी नहीं। पर जब मुगल्स या फिर आप बात करते हो इस्लामिक ट्रेडिशंस, और भी खासकर मुगली की आप बात करते हो, मुगल रूल यहाँ पे आता है, तो ऐसी चीजें इंडियन सोसाइटी में बाहर की प्रैक्टिसेस डिफ्यूज करके थ्रू रूलर्स आ रही होती है, थ्रू आप बात कर रहे हो ट्रेवलर्स आ रही होती है। कई आइडियाज, कई चीज जो आपको देखने को मिल रहा होता है हमारी सोसाइटी में बाहर से आते हैं, और कई लोगों ने हमसे कई नॉलेज को अपने देश में लेके गए हैं। तो वो कैसे ले जाते हैं, हम कहते हैं कि जीरो का इन्वेंशन, कई मैथमेटिक्स के कई सूत्र हैं, आपको शुल्ब सूत्र की बात कर रहे होते हो आप, है ना। अर्थशास्त्र में कई सारी ऐसे पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स लिखी हुई जो बहुत अपने आप में दुनिया भर के लोग उसको कॉपी करते थे। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है किस फॉर्म में दूसरी जगह पे जाती हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपको देखने को मिल रही होती है, ठीक है। तो डिफ्यूजन एज अ फिनोमेना आपको समझ में आ गया कि एक जगह से दूसरे जगह तक ये चीज जा रही है। इसके एजेंसीज और मोड अलग अलग हो सकते हैं। मुगल्स का आपको जायका देखने को मिल रहा है, क्विजीन आपको देखने को मिल रहा है, ड्रेसेस जो उनकी फॉर्म्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होती है। तो कोई भी चीज किस फॉर्म में इस चीज को स्टैब्लिश करती है, ये जो फॉर्म होती है उसको आप क्या कहते हो, ये फॉर्म है कल्चर कॉन्टेक्ट की, या ये फिनोमेना है कल्चर कॉन्टेक्ट का। तो कल्चर एक तरीके से किसी भी एजेंसी के थ्रू कांटेक्ट में आए। कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कि ये दोनों देश आपस में आके जुड़ गए, किसी रूट, किसी मोड, किसी एक मीडियम के थ्रू इनका कांटेक्ट हुआ। हो सकता है जैसे कोई ट्रेवलर आता है, ट्रेवर्नियर आया हमारे यहाँ, बर्नियर हमारे यहाँ आए, ठीक है, अलमसूदी आते हैं, इब्न बतूता आते हैं हमारे यहाँ, आइजिंग आ रहे हैं, यूनसांग आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं। तो वो हमारे यहाँ भी अपनी चीजें, अपनी नॉलेज लेके आ रहे हैं, और हमारी नॉलेज बहुत सारी एंशिएंट इंडिया की, मिडिवल इंडिया की अपने पास लेके जा रहे हैं। ट्रेवर्नियर का आप देखते हो जेम्स के ऊपर जो कमांड थी, डायमंड और इन सारी चीजों के ऊपर जो उन्होंने चीज की है। बर्नियर आपको देखने को मिलते हैं बहुत अच्छे फिजिशियन थे। तो कई सारी चीजें, नॉलेज जो है वो यहाँ से सीख कर ले होते हैं लोग।
अर्लियर मेडिसिनल जो नॉलेज है वो यहाँ से कई देशों ने ली हुई है। आप सुश्रुत के सूत्रास को देख रहे होते हो, ठीक है, सुश्रुत का जो काम होता है उसको आप देख रहे होते हो, जो उनके अलग अलग सर्जिकल मोड्स जिसकी आप बात कर रहे हो। तो धनवंतरी का जो टेक्स्ट है उसकी अगर आप बात करो तो दुनिया भर के नॉलेज जो है वो हमारे पास रही है, लोग हमसे लिए हैं, कई दुनिया भर की नॉलेज हमने दूसरों से ली है। डिफ्यूजन का स्कूल भी अपने आप में अलग अलग स्कूल्स में बटा हुआ है, ब्रिटिश, जर्मन और अमेरिकन, ठीक है, और सबका अपना अपना क्राइटेरिया या अपने अपने सिग्निफिकेंस है, अपनी अपनी यूनिकनेस है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश स्कूल की बात करते हो अगर आप, तो वो एक अपने आप में पैन इजिप्शियन स्कूल कहे जाते हैं, क्योंकि उनके एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे वो ऐसा मानते थे कि दुनिया भर ने जो चीजें ली हैं, सीखी हैं, पाई हैं, वो इजिप्ट से पाई। तो वो यहाँ पे डिफ्यूजन स्कूल क्या मानता है, ये किसी एक पर्टिकुलर जगह को, ये पूरी दुनिया मान लीजिए, है ना, देखिए दुनिया भी गायब भी हो गई थी, ध्यान दिया आपने, चलिए हमने फिर से दुनिया तैयार कर दी, तो ये पूरी दुनिया है और ये इसमें अलग अलग देश, अलग अलग रीजन्स, अलग अलग कंट्रीज, स्टेट्स, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो ये क्या कह रहा होता है, जो पैन इजिप्शियन ब्रिटिश स्कूल है डिफ्यूजन का, वहां पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर जगह, जी या जेड बोल दो आप, ये है वो सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन है, वही दुनिया की जो कल्चर आपको देखने को मिल रहा है, जो सभ्यता है, उसका केंद्र बिंदु है, और सबने यहीं से चीजों को लिया है, पाया है। देखने को मिला आपको ये चीज। तो इजिप्ट में जाते हैं, उनको कई सारे, जैसे वहां पे सन वर्शिप का ट्रेंड है, वो इंडिया में आते हैं, उनको यहाँ भी दिख रहा होता है, कई प्रिमिटिव सोसाइटीज में बाहर जाते हैं, वहां भी देखने को मिलता है। तो उनको लगता है कि वो सारी चीज सबसे पुराने तौर पे वहां पे है, इसलिए उनको लगता है कि इट वाज अ कल्चर सेंटर या सिविलाइजेशन का केंद्र बिंदु है। जर्मन स्कूल आपको आते हुए देखने को मिलता है, अमेरिकन स्कूल आपको आते हुए देखने को मिलता है। तो वो लोग कल्चर क्रीज की बात करते हैं, या फिर जिसको आप क्या कहते हो, कल्चर क्रीज यानी कल्चर सर्कल, है ना। अमेरिकन स्कूल आ जाता है जब क्लार्क विस्लर है, क्रोबर है, ऐसे बड़े बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम आप पढ़ते हो, लाइव क्लासेस में डिटेल में पढ़ते हैं, वो लोग कल्चर एरिया की बात करने लगते हैं। वो क्या कह रहे होते हैं कि ये एक पर्टिकुलर हमने एक जियोग्राफिकल एरिया बनाया, ठीक है, ये जियोग्राफिकल एरिया है, बड़ा सा कोई क्षेत्र है, इसके अंदर अलग अलग कल्चर एरियाज हैं, इंडिपेंडेंट कल्चर जिसको आप कह रहे हो, और ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक इंटरकनेक्टेडनेस आपको इनके बीच में देख रही होती है, और इसके बीच में कल्चर का सेंटर होता है, जहां पे कल्चर सेंटर में कहते हैं कि कल्चर अपने सबसे कंसंट्रेटेड फॉर्म में, लीस्ट डाइल्यूटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो हिंदुइज्म का जो केंद्र देखते हो, खासकर वैदिक प्रैक्टिसेस का जो हिम्स लिखे हुए हैं, वो आपको अगर नॉर्थ इंडिया में आते हो आपको मोर कंसंट्रेटेड वे में दिखा होता है। श्राद्ध की परंपरा कई जगह पे है, पर गया का जो श्राद्ध है वो पूरे भारत भर में फेमस है, वो सबसे फोकल पॉइंट की तरह आपको देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। कुंभ जैसे प्रैक्टिसेस आपको बहुत जगह देखने को मिल रही होती है, पर कुंभ आपको पता है कौन सी जगह है, कौन सी 4 जगह उसके साथ एसोसिएटेड है, प्योरेस्ट फॉर्म में कल्चर आपको वहां पे देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से एक और फेस्टिवल आई थिंक आपका बिहार में होता है, एंड आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फेस्टिवल। छठ पूजा का वो फेस्टिवल होता है। धीमे धीमे वो चीज डिफ्यूज होकर कई सारे रीजन्स में आपकी आप जा चुकी है। यूपी में भी मनाया जा रहा है, एमपी में भी कई सारे लोग मनाते हैं, कई सारे लोग इवन बिहार के ही अलग अलग जगह पे गए, तो जाहिर सी बात है वो तो मना ही रहे होते हैं, पर उनसे सुन के, उनसे देख के कई लोग बाकी जो वहाँ के नेटिव नहीं भी होते हैं बिहार के, दूसरे स्टेट्स में, फॉर एग्जाम्पल बिहार का कोई सिटीजन कर्नाटक में चला गया और उसके नेबर्स देखते हैं कि वो छठ पूजा कर रहा है, तो वो भी छठ पूजा करने लगे। तो ये प्रैक्टिस बिहार से आप कहोगे कि कर्नाटक में डिफ्यूज करके गई हुई है, पर बिहार में जिस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, जिस कंसेंट्रेशन और जिस प्योरिटी के साथ देखने को मिलेगा, वैसा आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलरली साउथ की कोई ऐसी प्रैक्टिस हो सकती है जो लोग नॉर्थ में मनाने लगे, पर वो उस प्योरिटी के साथ नहीं मिलती है। तो इसी को वो कहते हैं कल्चर सेंटर में चीजें सबसे प्योर फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। तो ये कल्चर एरिया क्या हो गया कि हर अलग अलग जो ये जोन्स हैं इनको कल्चर एरिया बता दिया, हर में अपना एक यूनिकनेस आपको देखने को मिल रही होती है, और ये सारे कल्चर एरिया जो है इंटरकनेक्टेड है विद इन अ जियोग्राफिकल लिमिट और अ जियोग्राफिकल एरिया। So I hope this point of diffusion and diffusionism is clear to you all. नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी थ्योरी हमारे पास आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसका नाम है, यहां पे लिख देते हैं, फंक्शनलिज्म। अभी हमने बात की थी कि ये किस चीज को देख रही होती है, एड्रेस कर रही होती है। फंक्शनलिज्म फोकस कर रही होती है, कैन आई हैव अ सिप ऑफ वाटर इफ यू अलाउ मी, आई होप यू वोंट माइंड। थोड़ा सा हम फंक्शनलिज्म पे जाने से पहले देखते हैं, ठीक है, अभी इसके ऊपर भी बात करनी है, 2 चीजें आप चाहो तो तब तक यहाँ पे पॉइंट्स को पढ़ लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आई वोंट टेक मच टाइम। बैक टू द टॉपिक, फंक्शनलिज्म किस क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा है? क्वेश्चन को जिसको एड्रेस कर रहा है वो है वाई।
ये कहता है हर एक कल्चर का, और कल्चर में हर एक यूनिट या हर एक चीज जो एग्जिस्ट कर रही होती है उसका एक फंक्शन होता है, एक मकसद होता है। कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट कर रही हो तो फालतू एवं ही एग्जिस्ट नहीं कर रही हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिलीजन है पूरी दुनिया भर में, तो रिलीजन का कोई काम है, कोई वजह है जिसकी वजह से रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं होता तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, थोड़े समय बाद अपने आप डिसअपियर हो जाता। मैरिज है तो मैरिज का कुछ फंक्शन है, इसी फंक्शन को परफॉर्म कर रही थी, और इस चीज को ये समझा रहे होते हैं थ्रू हिज थ्योरी ऑफ नीड। नीड समझ रहे हो ना आप, जरूरत, थ्योरी ऑफ नीड। और इस थ्योरी ऑफ नीड को बताते समय ये बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं बायोलॉजिकल कंपोनेंट पे, और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल कंपोनेंट पे और कल्चरल कंपोनेंट पे। ठीक है, इसीलिए इनकी थ्योरी ऑफ नीड को अक्सर बायोकल्चरल और साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म भी कहा जाता है। बायोकल्चरल फंक्शनलिज्म एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म ये भी कहा जा रहा होता है। ठीक है, इनका मानना है कि ह्यूमन की अलग अलग नीड है, और अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस आपको सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं, लाइक मैरिज है, फैमिली, रिलीजन, ये सारी चीजें हैं, ये इन्हीं नीड्स को पूरा कर रही होती है, इसीलिए एग्जिस्ट कर रही है। और इन्हीं नीड्स को इन्होंने 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया। सबसे पहला है आपका प्राइमरी नीड्स, दूसरा सेकेंडरी नीड्स, और तीसरा टर्शरी नीड्स। अगर आप इसको कहो, एम्फेसिस डालो कि इसको क्या अलग अलग नाम दिया जाता है, तो ये आपकी बेसिक नीड्स होती है, दूसरी आपकी डिराइव्ड नीड्स है, और तीसरी आपकी इंटीग्रेटेड नीड्स है। बेसिक नीड्स वो है जिसके बिना आपका गुजारा ही नहीं पॉसिबल है, काम ही नहीं चल सकता। फूड चाहिए आपको, शेल्टर चाहिए आपको, है ना, एक सेक्सुअल ड्राइव जो होती है वो इंसान को पूरी करनी होती है, तो ये सारी चीज आपकी बेसिक नीड में आ जाती है। दूसरी है, इन्हीं नीड्स को पूरा करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं या जो मीन्स एग्जिस्ट करते हैं उनको आप कहते हो वो आपके डिराइव नीड्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां पे सेक्स एज ए नीड की बात करते हो, बायोलॉजिकल नीड है ह्यूमन की, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा यहां पे डिराइव्ड ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा? मैरिज का। ठीक है, मैरिज और कोर्टशिप का इंस्टीट्यूशन आपको देखने को मिलेगा। इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसको एक कॉपरेशन भी चाहिए और उसको एक पार्टनरशिप भी चाहिए, है ना, आइसोलेशन में नहीं रह सकता। उस चीज को पूरा करने के लिए आपको किनशिप और फैमिली का भी सिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो बेसिक नीड्स को यहाँ पे डिराइव नीड्स पूरा कर रही हो, और उसके बाद नीड्स आपकी पूरी हो गई, फिर समाज को इंटीग्रेट करने के लिए उन नीड्स के अराउंड जो आपका सिस्टम होता है उसको आप गिनते हो किसके अंदर में? टर्शरी या फिर इंटीग्रेटेड नीड के अंदर में। वो जो जोड़ रहा होता है समाज को, उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल रिलीजन, ये समाज को जोड़ने का एक तरीके से। ऑल्दो कई लोग इसके ऊपर आर्ग्यू करते हैं कि एक अलग सेंस में अगर आप जाओ तो ये समाज को तोड़ने का भी काम करता है, कोई गलत बात नहीं। रिलीजन की एक्सेस जब होती है और मिस इंटरप्रिटेशन जब होता है, उन्माद एक जागता है लोगों में, तो वहां पे लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। पर यूजुअली हम जो बात करते हैं कि उसका मेन फंक्शन है जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट करता है, अकॉर्डिंग टू मेलिनोस्की हिमसेल्फ, तो वो है एक इंटीग्रेशन प्रोवाइड करना। तो ये इनकी थ्योरी ऑफ नीड है मेलिनोस्की साहब, और ये फंक्शनल स्कूल के डोमेन्स या फिर प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स हैं। इवन अगर आप नोट्स में देखते हो तो ये क्या सेलिएंट फीचर बताते हैं मेलिनोस्की साहब? पहला कि कल्चर इज अ मीन ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, जो हमने यहाँ पे बताया, इंसान की जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको पूरा करने का जो माध्यम है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। क्या है? कल्चर। कि कल्चर का यही फंक्शन है, कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका यही फंक्शन है। मैरिज एग्जिस्ट कर रही तो उसका कुछ और था, फैमिली का कुछ और था, रिलीजन का कुछ और फंक्शन है। और इसी तरीके से कल्चर एज अ मीन ऑफ सेटिस्फैक्शन या ग्रेटिफिकेशन, आप मोर सुटेबल टर्म है, ग्रेटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड्स, ये उसका एक तरीके से कार्य है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो ये ईच एलिमेंट और ट्रेट और एस्पेक्ट ऑफ कल्चर परफॉर्म्स सर्टेन फंक्शन। तो हर एक एस्पेक्ट जो कल्चर का है, कल्चर के अंदर में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजन भी कल्चर के अंदर ही है, कल्चर का पार्ट है, फैमिली किनशिप ये सब भी उसका पार्ट है, और हर एक पार्ट जो उसका है, हर एक एलिमेंट जो हर एक एस्पेक्ट है, उसका एक अपना फंक्शन। कल्चर का तो अपना फंक्शन है ही है, कल्चर के अंदर जो एलिमेंट है ये सारे हमने बात की, उनके भी अपने अपने इंडिविजुअल फंक्शन है जो कि हमने यहाँ पे आपको बताए। ठीक है, नेक्स्ट, दीज नीड्स आर फुलफिल्ड विद द एजेंसी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन आप फर्स्ट लेक्चर में जाइए, आपको वहां पे बताया हुआ था, फर्स्ट मैराथन सीरीज ऑन सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, वहां पे आपको सोशल इंस्टीट्यूशन हमने बताए हुए थे, एक्सप्लेन किए हुए थे। मैरिज है ना, फैमिली ऑल्दो आपको एज एन इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन दोनों देखने को मिलता है, और ये इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन है क्या? दीज आर द फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस।
ये समाज को एक तरीके से ऑर्गेनाइज करने का जरिया है, या फिर मीड एंड मोड, मीड मीन्स एंड मोड, सॉरी। तो इस तरीके से आप देखते हो, चौथा पॉइंट है, इन कल्चर दीज इंस्टीट्यूशंस आर इंडिपेंडेंट बट ऑल्सो इंटररिलेटेड। मैरिज फैमिली से अलग कॉन्सेप्ट है, फैमिली रिलीजन से अलग कॉन्सेप्ट है, पर इन सारे यहां पे लिख के बताते हैं, मैरिज ये एम हो गया, फैमिली, रिलीजन, ये तीन हमने एग्जांपल लिए, ये सब इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, पर ये इंटर रिलेटेड भी है। मैरिज होगी आपकी तो फैमिली बनी है, फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनकी भी, जो यंगर लोग हैं उनकी भी एक टाइम पे मैरिज हो रही होगी, वो थ्रू बॉन्ड्स ऑफ, जिस बॉन्ड्स के थ्रू रिलेटेड है उसके थ्रू वो क्या बनते हैं, एक दूसरे के किन्स बनते हैं, तो वहां पे किनशिप भी स्टैब्लिश हो। और वहां पे आप देख रहे हो कि वो कई सारी रिलीजियस एक्टिविटीज में भी मेंबर ऑफ फैमिली, अनुष्ठान है, पूजा है, सारी चीजें होती, उसमें भी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो आपको देखने को मिलता है। इवन फैमिली का प्रोसेशन होता है, आप देखते हो घर में आप कहीं भी गृह प्रवेश करते हो तो कई सारी रिलीजियस एक्टिविटीज, रिचुअल्स को परफॉर्म किया था, मैरिजेस में भी आपको रिचुअल्स परफॉर्म करते हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हर एक चीज आपस में इंडिपेंडेंट होते हुए भी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो यही बात मेलिनोस्की साहब कह रहे होते हैं। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू कि मेलिनोस्की साहब क्या कह रहे थे। मेलिनोस्की साहब का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, वही हम बात करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करने का भी टाइम नहीं है इतना हमारे पास, पर कुछ स्पेशल चीजें जो मेलिनोस्की के बारे में वो आपको बता देते हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो है, इन्होंने फील्ड वर्क पे बहुत फोकस किया, और ये लगभग जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसके टेन्योर में ये ट्रोबियन लैंड की एक जगह है, वहां पे गए हुए थे और वहां पे फंस जाते हैं, और उस फंसने के कारण ही गवर्नमेंट निकलने नहीं देती कि आप वर्ल्ड वॉर वहां पे शुरू हो गई है और एलियन नेशंस या फिर थ्रेट की वजह से आप वहां से जा नहीं सकते हो, तो वो ही वॉज फोर्स टू कंटिन्यू हिज वर्क, और जो उन्होंने मान लीजिए 6 महीने डिसाइड किया था, वो वर्क वहां पे उनका 3 साल से भी ज्यादा समय के लिए चल रहा होता है। ऑल्दो अलग अलग पार्ट में, पूरा काम उन्होंने ट्रोबियन पे नहीं किया था। 1914 के समय से लेकर के उनका काम ये चल रहा होता है 1918, रफली वर्ल्ड वॉर 1 का जो पूरा टेन्योर आपको देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। इसमें उनका 2 भागों में काम बटा है, एक मैलिबू में 1 साल के आसपास उन्होंने बिताए, 1 या 2 साल, और दूसरा न्यू गिनी में, जहां पे आप जो ट्रोबियंडर आइलैंडर्स जिसके ऊपर उन्होंने काम किया, वहां पे ये पढ़ रहे होते हैं, उनको समझ रहे होते हैं। और फील्ड वर्क पे इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि किसी ने इनसे पहले इतने लंबे टेन्योर के लिए काम नहीं किया था। ऑल्दो ये फोर्स थे पर फिर भी काम तो किया। फील्ड डायरी को मेंटेन करना, आप जो चीज देख रहे हो उसको लिखो, ऑब्जर्वेशन को, ये उन्होंने वहां पे लोगों को सिखाया, फील्ड वर्क करना, ठीक है। एक और चीज जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे की, कि इन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का तरीका, जो कि फ्रांस बोस भी अक्सर, एक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिनका हम आपको यूट्यूब सीरीज में नाम बता चुके हैं, एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। फ्रांस बोस का जो कहावत थी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करने की, ऑल्दो फ्रांस बोस ने ही इन सारी चीजों को थियोरेटिकल वे में सबसे पहला पुश दिया हुआ था, दोनों चीज को, फील्ड वर्क करने को भी और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को भी, ठीक है, एथनोग्राफिक वर्क करने को भी। और उन्होंने खुद बैफिन लैंड पे काम किया था, पर इनके जितना शिद्दत, इनके ज्यादा डिटेलिंग कोई किसी ने नहीं किया था, तो इन्होंने उस चीज को एक प्रैक्टिकल और नया आयाम दे दिया। और एक और चीज जो इन्होंने की थी, जिसकी सिर्फ फ्रांस बोस ने बात की थी, वो क्या था, नेटिव लैंग्वेज में कल्चर को पढ़ना। अगर आपको बिहार में जाके लोगों को समझना है तो आप भोजपुरी को सीखोगे, तभी आप अच्छे से उनकी सोसाइटी को समझ पाओगे। साउथ में जाके आपको सीखना है तो जाके कन्नड़, मलयालम, तमिल, तुलु और बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उसको आप सीखो, तो ही आप सोसाइटीज को, फ्रेंच, स्पेनिश फॉर एग्जाम्पल, कोई भी हो सकता है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है मोर प्रोफाउंड होती है। तो उन्होंने नेटिव लैंग्वेज को सीखा, जाना, समझा, और उसमें अपना रिसर्च जो है, फील्ड वर्क को कंडक्ट किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब जो इनकी है, आर्गोनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, उसको भी आप यहाँ पे रिफर कर सकते हो। हम उसमें क्या लिखा है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो ऑल्दो यहाँ पे नहीं डील की जा सकती हैं, वो लाइव बैचेस में ही हम आपको बता सकते हैं, बहुत डिटेलिंग वाला पार्ट है। सेरेमोनियल एक्सचेंजेस की बात इन्होंने की है, कुला की बात की है ना, बहुत सारे और भी इस तरीके के मीन्स एंड मोड्स है ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जिसको इन्होंने बताया हुआ है। फंक्शनलिज्म के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेलिनोस्की एंड हिज वर्क ऑफ फंक्शनलिज्म। नेक्स्ट आप बात करते हो, इसी से जुड़ा एक वर्क है, ऑल्दो ये बहुत ही डिबेटेड चीज है, कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर है, वहां पे आपने देखा ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की, है ना, वो थे फंक्शनलिज्म के फाउंडर, और उनसे एक बड़ा तकरार रहता था इस स्कूल के, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं मेन प्रोपोनेंट है, जिनका नाम क्या है, रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर इसको देखते हो, इसके अंदर क्या क्या चीजें, ये चीजों को बता रही होती है। एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, इंसान के बॉडी पार्ट जो होते हैं,
उसके बेसिस पे ये लोगों को बता रही होती चीजें। तो इसीलिए इसको भी यहाँ पे आप बायोकल्चरल सिस्टम के साथ रिलेट करके देखते हो, बायोकल्चरल थ्योरी के नाम के अंदर में टैग करते हो आप इसको, ठीक है। जैसे बॉडी है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं और सारे पार्ट्स आपस में स्ट्रक्चरली कनेक्टेड हैं और किसी फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी तरह से ये कल्चर और बाकी सिस्टम को समझा रही होती कि हर एक चीज का एक स्ट्रक्चरल बेसिस है, एक संरचना है और वो हर एक अलग अलग पार्ट अलग अलग चीज को परफॉर्म करता है। फीट है आपके, वो लोकोमोशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपके मूवमेंट को, एक्सिलरी मूवमेंट्स और अलग अलग मूवमेंट्स उसको ऑगमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हेड है जहाँ पे आपकी आईज है, ब्रेन है, वो एक तरह से आपको कॉग्निटिव एबिलिटी और विजुअल अपरेटस की तरह हेल्प कर रहा होता है। तो हर एक चीज का स्ट्रक्चरल बेसिस और वो स्ट्रक्चरल बेसिस एड कर रहा होता है उस चीज की फंक्शनल बेसिस पे। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन को इन्होंने मिला के कहा। ऑल्दो इनका एक आर्ग्यूमेंट है रेटले ब्राउन का बहुत इंटरेस्टिंग, कि फंक्शनल स्कूल जो एसोसिएटेड है मेलिनोस्की के साथ, उस पर सबसे पहले काम और उसका जो आइडिया है वो इन्होंने दिया हुआ था। मेलिनोस्की ने सिर्फ और सिर्फ नीड के बारे में बात की हुई थी, थ्योरी ऑफ नीड के, और बाद में उन्होंने इस एक तरीके से ये इल्जाम लगाते हैं रेटले ब्राउन की इनके आइडिया को अपने साथ एसोसिएट कर लिया। तो वो नहीं मानते हैं कि मेलिनोस्की फादर ऑफ फंक्शनलिज्म है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो मेरा काम था भैया, आपने तो क्या किया, कुछ चोरी कर ली एक तरीके से। तो यहाँ पे आप पढ़ते हो कि इट इज अ सोशियोलॉजिकल थ्योरी दैट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन व्हाई सोसाइटी फंक्शन द वे इट डज, कि सोसाइटी किस तरीके से फंक्शन कर रही है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो वो ये सारी चीजें जैसी हैं वैसी क्यों है। दूसरी बात जो कह रहा है कि बाय फोकसिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन दैट मेक्स द सोसाइटी, जैसे बॉडी है, बॉडी के अलग अलग पार्ट है, वैसे ही सोसाइटी अगर कोई है तो सोसाइटी में भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, मैरिज है, फैमिली है, किनशिप है, रिलीजन है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक मीन्स है, ये सारी चीजें हमने बात की कि इंडिपेंडेंट है फिर भी आपस में इंटर रिलेटेड है। तो इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को पढ़ करके, है ना, जो सोसाइटी को बना रहे हैं, एसोसिएशंस को पढ़ करके वो इसको डिकोड करना चाह रहे हैं। जैसे हमारे चैनल का नाम है एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड, हम एंथ्रोपोलॉजी को डिकोड कर रहे होते हैं वहां पे। तो इन सिमिलर फैशन, इन सिमिलर मैनर ये सोसाइटी और सोशल थॉट्स को वहां पे डिकोड करना चाह रहे हैं। इनका की आइडिया क्या है? की आइडिया आप देखते हो तो सोसाइटी इज मेड अप ऑफ इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर कोहेसिव, जुड़ाव है ना, शेयर कॉमन नॉर्म्स, और एक कॉमन नॉर्म्स और कल्चर को शेयर करते हैं। एक चीज जो है यहाँ पे हमने जो अभी बात कही थी, लिखा हुआ है रेटली ब्राउन यूज द टर्म फंक्शन बिफोर मेलिनोस्की वाजंट, तो लेकिन मेलिनोस्की ने जब काम शुरू किया या फिर फंक्शन की जो बात कही उससे पहले इन्होंने यूज कर लिया था, और इसीलिए नहीं मानते हैं कि वो फादर ऑफ फंक्शनलिज्म है, ठीक है। उनका कहना है कि वो नीड की थ्योरी उन्होंने बताई हुई थी, नीड क्या होती है अलग अलग, उस पर मेलिनोस्की की आप बात करते हो कॉन्ट्रीब्यूशन है, पर फंक्शनलिज्म पे या फिर फंक्शन के आइडिया पे मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आपको गिनना चाहिए। तो आप कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फॉर ब्राउन ओनली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन वाज द कंट्रीब्यूशन एन इंस्टीट्यूशन मेक्स टू द मेंटेनेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इनके कई सारे बातों में आपको फंक्शनलिज्म की झलक देखने को मिल रही थी। जो मेलिनोस्की ने कहा उसको क्रिटिक करते हुए भी वो फंक्शनलिज्म की कई सारी चीजों को यूज कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये रेफ्यूटेशन आपको देखने को मिल रहा है ब्राउन की तरफ से, किसके लिए? मेलिनोस्की के लिए। इसीलिए इनका जो पूरा वर्क है वो ग्रे जोन में रहता है, और आप इसको कंसीडर करते हो किन दोनों चीजों के बीच में, एक तरफ है स्ट्रक्चरलिज्म, दूसरी तरफ है फंक्शनलिज्म, और ये बीच में झूले की तरह झूल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं, जो मेन स्कूल ऑफ थॉट एक और आपका है वो है स्ट्रक्चरलिज्म का। सॉरी, यहाँ पे ये कलर नहीं, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म, और ये किसके साथ एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, ठीक है। इनके बारे में एक बहुत अच्छी बात है, इन्होंने किसी को क्रिटिक विटिक नहीं किया। जैसे बाकी सारे हमने देखा कि डिफ्यूजनिस्ट इवोल्यूशनरी वालों को क्रिटिक कर रहे हैं, फंक्शनल या फिर जो इनका स्कूल है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का, वो पहले वाले स्कूलों को वो कर रहा है, क्रिटिक कर रहा है, उनकी बातों को कह रहा है नहीं भाई तुम तो गलत बोल रहे हो, अब देखो मैं क्या बोलता हूँ। ये क्या कर रहे हैं स्ट्रक्चरलिज्म का प्रेमाइसेस में अगर आप देखते हो तो ये सबकी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, और उनकी इंडिविजुअल एंटिटी को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो इवोल्यूशनिज्म हो, चाहे वो फंक्शनलिज्म हो, चाहे वो डिफ्यूजनिज्म हो। एक्नॉलेज कर रहे हैं उनके भी कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके भी वर्क, उनकी भी थ्योरीज को। तो ये एक लेवी स्ट्रॉस के वर्क के बारे में एक अच्छी चीज होती है। इनका मानना क्या है कि सारी चीजें, हर एक चीज का एक संरचनात्मक पहलू है, यानी कि स्ट्रक्चरल बेसिस है। तो इनका एम क्या है? इनका कहना है कि हर एक चीज जो आप देख रहे हो तो समाज में, वो आपके दिमाग में कंस्ट्रक्टेड है, और हर एक चीज एक सोशल कंस्ट्रक्ट की तरह बनी हो। इसको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम डील कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। मीडिया का कई बार जो आप आज की मीडिया में देख रहे हो, प्राइम टाइम शोज देख रहे हो, उसका एग्जाम्पल यूज करते हैं हम।
जो बुक्स में आपके यूज होता है वो मिथ्स की है, स्टोरीज का है, इन सारी चीजों को वहां पे यूज करके आपको बताया जा रहा है। तो उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, माई थीम्स हो गया, कॉलम्स बना के वो एक्सप्लेन करते हैं ट्रेडिशनली। पर जो मेरा खुद का एक तजुर्बा है जो मैंने यूज किया है, ज्यादा रिलेटिव स्टूडेंट उसको पाते हैं, वो क्या है, वो आजकल के मीडिया का या फिर मीडिया किस तरीके से सोशल कंस्ट्रक्शन के अराउंड पावर का इस्तेमाल करके, पावर और मीडिया के बीच का गेम प्ले किस तरीके से समाज को सोशल कंस्ट्रक्शन के रोड पे के आयाम पर ढकेल रहा है, या फिर आप कह लो एक प्रोजेक्शन दे रहा है तैयार करके, एक टेम्पलेट तैयार करके दे रहा है कि आप उस पे ही आप काम करो, आपका दिमाग इन्हीं सारी चीजों पे काम करता रहेगा। तो वो सारी बातें कह रहा होता है। और इन सारी चीजों के बीच में और पोस्ट मॉडर्निज्म का जो स्कूल है लास्ट हमने देखा, उसके बीच में काफी रिलेशन देखने को मिल जाता है। और ये एग्जांपल बहुत सही बैठता है, और तो उसको डिस्कस करने में लगता है अच्छा खासा 20 मिनट्स ऑलमोस्ट इसी में चले जाएंगे एक एग्जाम्पल में, तो वी वोंट गो टू दैट। तो इनका यही कहना है कि हर एक चीज आपके दिमाग के अंदर है, माइंड के अंदर है। माइंड हर चीज को, लैंग्वेजेस है, हर चीज का एक स्ट्रक्चर है। इसीलिए आपको लैंग्वेजेस में आपको सिमिलैरिटी देखने को मिल रही होती है, जो सिंटेक्स है लैंग्वेज के, ठीक है, जो आपको यूज वहां पे देखने को मिल रहे होते हैं, उसकी जो फोनिम्स है, फोनेटिक्स, उनकी जो यूनिट्स हैं, उन सबके बीच में एक रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा है। और दुनिया भर में एक यूनिवर्सल होता है, और इंसान के दिमाग में इसी तरीके से वो स्ट्रक्चर अराउंड कर रहा हो, ब्रेक डाउन करके देखने को बात कर रहे होते हैं। तो ये वही कह रहे हैं कि हमारा जो मेन आइडिया, हमारा जो पर्पस है वो क्या है, ह्यूमन के माइंड को अनरेवल करना है, यानी कि डीमिस्टिफाई करना है, उसको खोल के देखना है, उसको समझना है आपको। क्योंकि सारी चीजें आपकी सोशल या मेंटल कंस्ट्रक्शन आपके दिमाग के अंदर स्ट्रक्चर अराउंड हो रखी है, ठीक है। ये कहते हैं कि एट द सेंटर ऑफ बोथ एट स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म लाइज फंक्शन, कि हम जो सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरिज्म की हो, फंक्शन की हो, वो फंक्शन के अराउंड ही होती है। वो हर जगह पे वाई की ही बात हो रही है ना, वाई एंड विच फॉर्म की बातें हो रही है दोनों जगहों पे। बस ये है कि फोकल पॉइंट अलग अलग है। एक नीड के, फंक्शनलिज्म जो है वो नीड के ऊपर फोकस कर रहा है, और जो स्ट्रक्चरिज्म है वो स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रहा है। लेकिन दोनों फंक्शनलिज्म को एक्नॉलेज करते हैं। हर चीज की एक जो आप कहते हो फंक्शन होता है, वो दोनों ही के कॉमन पॉइंट आपको देख रहे हैं। यहाँ पे मेन आइडिया क्या रहा है इस स्कूल का, तो ये कहते हैं कि फॉर स्ट्रक्चरलिज्म वेरियस थिंग्स आर द प्रोडक्ट ऑफ माइंड। दुनिया भर की चीजें आप देख रहे हो, कल्चर के अलग अलग पार्ट्स हैं, यूनिट्स हैं, वो सारी चीजें, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो रिलीजन, मेनली रिलीजन पे कई बातें इस पे हो सकती हैं, ये सब क्या है, ये आपके दिमाग की उपज है ना। तो वही कह रहा है कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइंड, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ माइंड हैज टू बी डिकोडेड, या फिर हाउ माइंड हैज बीन स्ट्रक्चर्ड। दिमाग को किस तरीके से संरचना दी गई है, शेप दिया गया, आकार दिया गया है, उसको आप समझ जाओगे तो इन सारी चीजों को, सोसाइटी में जो अलग अलग चीजें हैं, उनको भी अच्छे से, आसानी से समझ जाओगे। और उसको समझने के लिए आपको क्या करना है कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, माइंड के अंदर जो आपकी चीजें हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं, उनको आपको समझना होगा। आपके माइंड के अंदर क्या है, फैमिली है, रिलीजन है, किनशिप है ना, ये सारी चीजें हैं, स्टोरीज है, मिथ्स हैं, लैंग्वेजेस हैं। इन सारी चीज को आप देखते हो, स्ट्रक्चरल डिकोडिफिकेशन करते हो, तो आप जाके समझ पाते हो कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें सोशल या मेंटल कंस्ट्रक्शन के लेवल पे इन्फ्लुएंस की हुई हैं, और स्ट्रक्चर है समाज के संदर्भ में अगर आप बात करते हो। ये भी कहते हैं, he says there must be some kind of similarity in human mind so that the same products are generated। इंसान के दिमाग में या फिर जहानी तौर पे कुछ सिमिलैरिटी होगी कि सारे जो प्रोडक्ट है, चाहे वो मिथ हो, चाहे वो रिलीजन हो, उसके बीच आपको सिमिलैरिटी देखने को मिले। सिमिलैरिटी कैसी, मिथ्स हैं, उस मिथ्स की जो स्टाइलिंग है, कोई भी जो कहानी, लोकोक्तियां या फिर आप कहते हो किंवदंतियां होती हैं, उसमें जो हीरो होता है उसका एक पर्टिकुलर नेचर होता है। स्टोरीज दुनिया भर की आप सुनते हो कि कोई पहले सोसाइटी अच्छे से चल रही है, फिर एक विलन की एंट्री होती है, कुछ एट्रोसिटीज होती हैं, हीरो थोड़ा बहुत थकता है, हारता है, फिर उसको सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना, और उस सेल्फ रियलाइजेशन के बाद वो वापस से अटैक करता है, और वो फिर अंत में सबको बचा लेता है, जिता देता है, और इस तरीके से उसकी विक्ट्री हो जाती है। तो ये कॉमन नेचर है, ये आपको दुनिया भर की स्टोरी देखने को मिल जाएगा। महाभारत की बात करते हो, सब कुछ ठीक ठाक से एक तरीके से चल रहा होता है ना, फिर आपको देखने को मिलता है पांडवा जो हीरो है, एक विलन की एंट्री हो रही है, और फिर हीरो जो है वो कई चीजों को हार रहा है। आप अगर यूथ की बात करते हो, जो वहां पे गैम्बलिंग होती है, चीजों को हार रहा है, फिर वो साधना में जा रहे हैं, वनवास में जा रहे हैं, अलग अलग चीजों को सीख रहे हैं, उनको अर्जुन को गांडीव मिल रहा है, पशुपतास्त्र मिल रहा है, ऐसे करके कई सारे डिवाइन बूम्स मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो विलेन है, उसका एक तरीके से धीमे धीमे डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है, उनकी टीम में कुछ मेंबर चले जा रहे हैं, कर्ण को अलग अलग श्राप देखने को मिलने लग रहे हैं, और फाइनली जब बैटल होती है तो हीरो विक्टोरियस होता है। सिमिलरली इन रामायण आप देखते हो, अगर आप राम की स्टोरी को देखते हैं, राम की स्टोरी से ज्यादा श्री राम की स्टोरी से ज्यादा आप समझ सकते हो हनुमान जी की स्टोरी से इस चीज को, कि हनुमान जी को सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, उनको जो सेल्फ रियलाइजेशन कराया जाता है, पहले तो कहते हैं कि मैं सागर को कैसे लांघूंगा, इतनी दूरी को मैं कैसे पार करके जाऊंगा,
तो जामवन एक रीच होते हैं, वो उनको बताते हैं कि आप कौन हो, आपकी शक्तियां, आपकी पावर क्या है। और वो सेल्फ रियलाइजेशन जब होता है हीरो को, फिर वो छलांग मारता है और लंका सीधे पहुंचता है। और बीच में कई सारी रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, कई राक्षस हैं, उन सबको हरा के वो वहां पर पहुंचता है और विक्टोरियस होकर लौटता है, जो उसका पर्पस होता है। तो सिमिलरली वही कह रहे हैं कि हर मिथ, हर स्टोरी के बीच में एक रिलेशन है। दुनिया भर में मैरिज है, हर जगह पे आपको मैरिज का इंस्टीट्यूशन देखने को मिल रहा है। अब उसके रिचुअल्स अलग अलग हो सकते हैं, पर मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक ही आपको देखने को मिल रहा होता है, चाहे वो क्रिश्चियन मैरिज हो, इस्लामिक हो, चाहे हिंदुज्म में मैरिज। ठीक है, डिवोर्स का भी सिस्टम आपको हर जगह देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, आप अलग अलग नाम उसको देते हो। इवन आप टेक्स्ट में देखते हो, स्क्रिप्चर्स में, तो एक जजमेंट डे का कॉन्सेप्ट, एक समय कि सब कुछ अंत हो जाएगा। हिंदुज्म में उसको आप प्रलय कहते हो, आप क्रिश्चियनिटी में उसको जजमेंट डे कहते हो, और आप इस्लाम में उसको क्या कहते हो, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप जलजला या फिर आप उसको कयामत कहते हो। कयामत उसके लिए टर्म, कॉन्सेप्ट में सिमिलैरिटी, सब अलग अलग समय पे इवॉल्व हुए, पर इनके बीच में सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल रही है। इसी तरीके से आपको रिलीजन का जो स्ट्रक्चर है, हर रिलीजन आपस में अलग है, पर सब में प्रेयर्स का कॉन्सेप्ट है, ऑफरिंग का कॉन्सेप्ट है, डिवोशन का कॉन्सेप्ट है। तो ये सब क्यों है? क्योंकि हर चीज का एक स्ट्रक्चरल बेसिस है, और उसी बेसिस के अराउंड वो अपने फंक्शन को डिलीवर कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म का स्कूल कहता है। और इन सारी बातों को समझने के लिए लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि ये सारी चीजें आपके कहां पे हैं, आपके दिमाग की उपज है और आपके दिमाग के अंदर स्ट्रक्चर्ड है। तो आप दिमाग को जब अनरेवल करोगे, दिमाग को समझोगे कि दिमाग किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है और दिमाग के अंदर के प्रोडक्ट किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, तभी आप समझ पाओगे ह्यूमन नेचर को, सोसाइटी के अलग अलग कंपोनेंट्स को, और कल्चरल ट्रेड्स, यूनिट और पैटर्न्स को, जो कि एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स को जन्म दे रहा है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट। ये हमारा स्ट्रक्चरिज्म का स्कूल था। ये 4 मेजर स्कूल आपको देखने को मिलता है। इसके बाद कई स्कूल हैं जो कई सारे इनके क्रिटिक भी आपको देखने को मिलेंगे, और कई जगह बातें होंगी अलग से भी। ऑलराइट, नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट, हमने बात की थी शुरुआत में कि इवोल्यूशनरी स्कूल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स आर, फर्स्ट क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, दूसरा नियो इवोल्यूशन। क्लासिकल इवोल्यूशन हम देखा कि ज्यादातर वो यूनिलीनियर, पूरी तरीके से सिंगल लाइन में इवोल्यूशन की बात कर रहे थे, पर उसको किसी ने, सबने क्रिटिसाइज किया। फंक्शनलिस्ट भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको। ठीक है, मर्टन का आप बात करते हो, फंक्शनलिस्ट में हमने सिर्फ आपको मेलिनोस्की बताया, लाइव क्लासेस में हमको आप बहुत सारे लोग का वहाँ पे वर्क और वो बताते, इवन मेलिनोस्की को भी हमने आपको यहाँ पे 15% भी बताने का टाइम नहीं था। मेलिनोस्की भी बहुत डीप में हमको देखना होता है, समझना होता है। और एडमंड लीच है, मर्टन है, ऐसे कई सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनके वर्क को देखना होता है, तो वो भी वहां पे भी क्रिटिक है। और आपको देखने को मिला डिफ्यूजनिस्ट जो है आपके अलग अलग, वो भी क्रिटिक कर रहे हैं किसके, इवोल्यूशनिज्म के वर्क को या यूनिलीनियर इवोल्यूशनिज्म के वर्क को। तो उस चीज को सुधारने के लिए एक और इवोल्यूशनरी स्कूल आता है, जो कि मॉडर्न वे में चीजों को देख रहा होता है, और उस स्कूल का क्या नाम है, नियो इवोल्यूशनिज्म। ठीक है, नियो इवोल्यूशनिज्म, नियो मतलब न्यू तरीके से वो इवोल्यूशनिज्म की जर्नी को, बातों को कंटिन्यू करेंगे। और इनका जो वर्क होता है एक पर्टिकुलर थॉट, एक पर्टिकुलर थ्योरी पे फोकस कर रहा होता है, और वो थ्योरी क्या है, पैराबोलिक कर्व थ्योरी है ना, पैराबोलिक या कर्व थ्योरी आप जिसको कहते हो, या फिर पैराबोलिक कर्व थ्योरी भी कई जगह पे कहा जाता है। पैराबोला जानते हो ना, सर्कल होता है, ये होता है, तो पैराबोलिक शेप आप देखते हो ना, कर्व शेप होता है। तो ये क्या कह रहा होता है, इवोल्यूशनरी, खासकर यूनिलीनियर इवोल्यूशन एक सिंगल लाइन में चीजों का इवोल्यूशन बता रहा होता है कि यहाँ पे था भैया एनिमिज्म, यानी कि लोग स्पिरिट्स पे, आत्माओं पे भरोसा करते थे। फिर यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे हो सकता है कि आपका आ गया नेचरिज्म, कि लोग नेचर में प्रकृति की साधना करने लगे, गंगा जी की आरती उतारने लगे, और तुलसी जी की पूजा करने लगे, और हिमालय को एक तरीके से उसके साथ आइडेंटिटी जोड़ते हैं, सूर्य को देखे तो उनको सूर्य देवता बना दिया। ठीक है, हर चीज के साथ, काउ किस सेंस में आप बात करते हो तो उनकी वर्शिप होने लगती, गौ माता कहने लगते, तो नेचर वर्शिप शुरू हो गई। धीमे धीमे मैजिकल प्रैक्टिसेस और ये सारी चीजें आई, तो वहां पे टोटेमिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। और लास्ट में आप देखते हो कि 2 फाइनल स्टेजेस है, बीच में भी कई स्टेजेस हैं, ऑल्दो अभी समय नहीं है। तो एक है आपकी पॉलीथिज्म और लास्ट आपकी मोनोथिज्म। तो सिंगल लाइन में ही इवोल्यूशन की बात हो रही कि पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, सीक्वेंस में। पर ये क्या कह रहा होता है, ये चीज को यहां पे देख रहा होता है दूसरे तरीके से, ये पैराबोला की बात कर रहा होता है, कर्व्ड फॉर्म में बात कर रहा होता है कि सोसाइटी में एक स्टेज पहले ये होती है, दूसरी स्टेज यहां पे ये होती है, और फाइनल तीसरी स्टेज यहां पे आपको सी देखने को मिली, यानी कि इन स्टेज से गुजर के यहाँ पे आती है प्रैक्टिस, और फाइनली यहाँ पे पहुंचती है। तो भी हम समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप देख लो ये थ्योरी कहती क्या है। अकॉर्डिंग टू द पैराबोलिक कर्व थ्योरी, अ सोशल इंस्टीट्यूशन इज अ बॉन्ड, a social institution is born in one form and it gradually develops in
entirely different form in a different direction with a different structure and finally moves again to the same form in a new developed form. कंफ्यूजिंग हुआ? उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं हूं यहाँ। कह रहा है कि एक कल्चरल पैटर्न या कल्चरल ट्रेट किसी एक चीज का, कुछ भी आप समझ लो, मिथ समझ लो, रिलीजन का कोई पार्ट समझ लो, है ना, रिलीजन में भी कई सारी चीजें होती है, तो वो चीज एक पर्टिकुलर फॉर्म ए में जन्म लेती है, फिर वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व कर जाती है किसी दूसरे फॉर्म यानी फॉर्म बी में। अब यहाँ पे आते आते उसका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, डायरेक्शन भी यहाँ पे आपको देख रहे हो, यहाँ से यहाँ पे आगे डायरेक्शन भी चेंज होगी, कई सारे उसमें चेंजेस आए, और फाइनली वो फिर से उसी फॉर्म में आ जाती है जिस फॉर्म में पहले थी, पर अब उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बदल गया होता है। अब उसको देख रहे हो आप कि मूव्स अगेन टू द ओरिजिनल फॉर्म विद न्यू डेवलप्ड स्ट्रक्चर या न्यू डेवलप्ड फॉर्म, वापस उसी जगह पे आती है, उसी डायरेक्शन में आ जाती है, लेकिन अलग फ्लेवर के साथ। ठीक है, इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे तो आपको ज्यादा सही से दिमाग में आपके घुसेगा कि ये लोग क्या बात हो कह रहे थे। आप देखते हो पहली स्टेज अगर सोसाइटी में अलग अलग चीजों को देखो तो कॉमन ओनरशिप की थी। प्रॉपर्टी में जब बैंड्स होते थे, ट्राइब्स होते थे, तो हम अक्सर कहते हैं उनके बीच में वी फीलिंग होती है। हमारी सोसाइटीज में क्या है, आई फीलिंग है। वी आई से एक और चीज आपको याद आती होगी जो कि है अस, यानी कि जो हमारा कोड भी है अस लाइफ, जिसको आप यूज कर सकते हो किसी भी स्टडी के कोर्स पे पाने के लिए, क्या, मैक्सिमम डिस्काउंट, अस लाइफ यानी कि यूएस लाइफ। तो वैसे ही आपको देखने को मिलता है, जैसा बॉन्ड हमारे बीच है वैसा ही सिमिलर बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा होता है ट्राइबल्स या प्रिमिटिव सोसाइटीज में। बहुत ज्यादा जुड़ाव होता है, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं, ब्रदरहुड की फीलिंग होती है उनके बीच में, है ना। तो वहां पे आपको कॉमन ओनरशिप देखने को मिलती है। इकोनॉमिक मीन्स उतने डेवलप नहीं होते, प्रॉपर्टी की और इन सारी चीजों की कॉमन ओनरशिप है, तो सब लोग एक पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये आपकी जमीन है, मेरी जमीन है, ये आपका है, ये मेरा है, इस तरह की चीज नहीं होती। कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी देखने को आपको मिल रही होती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको देखने को मिलता है इंडिविजुअल ओनरशिप डेवलप होती है। जमीन है, उसकी रजिस्ट्री होने लगी, भाई ये पर्टिकुलर लैंड मेरा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉर्डरिंग करवा दी हुई है ना, इसका यहाँ पे टोकन मैंने दे दिया हुआ है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा ये, मेरा वो, सब कुछ मी माई माई सेल्फ पे आ जाता है, आई मी एंड माई सेल्फ पे आ जाता है। और फाइनली आप देख रहे हो तो अब थर्ड स्टेज जो है आपको देखने को क्या मिल रहा है, वो फिर से कॉमन ओनरशिप की तरफ सोसाइटी डेवलप कर रही है। ये वाले एग्जांपल्स अगर आपको समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट एग्जांपल से 100% आपको समझ में आए, क्योंकि इसके लिए आपका जीएस थोड़ा स्ट्रांग होगा तो आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। बहरहाल आपको आसान पे ले जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा समय हमारा ले जाएगा, उससे अच्छा है कि आपको आसान एग्जाम्पल बताते। पहले लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे, है ना, पहनने को कपड़ा नहीं होता था, लैक था रिसोर्सेज का, और लोग को एक तरीके से टूल्स टेक्नोलॉजी जो है, फैब्रिक जो है, ये सारी चीजें कपड़े को डिजाइन करने की समझ जो है वो नहीं थी, तो न्यूडिज्म होता था। ठीक है, न्यूडिज्म आपको देखने को मिलता है, शॉर्टेज ऑफ क्लोथ था तो न्यूडिज्म था, लोग बिना कपड़ों के रहते थे। धीमे धीमे चीजें बदलती गई, वो पहले पेड़ों के पत्तों को यूज करने लगे, हो सकता है जानवरों के जो स्किन्स होती हैं उसको यूज करने लगे, ओवर पीरियड टाइम डिफरेंट डिफरेंट चीज आई, और फाइनली आपका देखते हो सेकेंड स्टेज पे आते हो तो बॉडी कवर करते हैं किससे, क्लोथ आ जाता है आपका मॉडर्न सोसाइटीज में। तो क्लोथ को लोग पहन लगते हैं पूरी तरीके से बॉडी कवर, जिसके पास आप रॉयल सोसाइटीज में जाते हो 15-16 सेंचुरीज में एलिटिस्ट लोग पूरी तरीके से ऊपर से नीचे कपड़े में एकदम कवर, स्किन का कोई पार्ट नहीं दिख रहा है। पर मॉडर्न सोसाइटीज में आपको एक न्यूडिज्म की मूवमेंट देखने को मिल रही है। अब सबके सब जीन्स है, बॉयज की जीन्स है, इवन बॉयज के जीन्स में पूरी तरीके से वहां पे आपको टीयर्ड वे में दिखेगा, यहाँ से कुछ कटा, वहां से कुछ पिटा। इवन गर्ल्स की ड्रेस आपको देखने को आ रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड द न्यूडिज्म के कॉन्सेप्ट जो है। शॉर्ट्स, अभी दिल्ली मेट्रो का आई थिंक कोई केस हुआ होगा, आई वाज जस्ट रीडिंग वन आर्टिकल, कवरेज भी मेरे ख्याल से टीवी पे रोज हो रही है, न्यूज चैनल्स पे, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती है कि वी एज अ सोसाइटी आर मूविंग टुवर्ड्स न्यूडिज्म नाउ। ठीक है, ये सब कुछ बना के वापस हम उसी स्टेज पे जा रहे हैं। तो यही इन्होंने बात की कि पहले किसी एक स्टेज पे थे आप, न्यूडिज्म पे थे, फिर दूसरी स्टेज पे आए, फॉर्म चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, कपड़े पहनने लगे, और फिर वापस से वहां चीज पे आ गए, आप किस चीज पे, न्यूडिज्म की स्टेज की तरफ जा रहे हो, कम से कम कपड़े पहनेंगे, पर आपका नजरिया जो अलग है और जो उसके पीछे जो रीजन है, रेशनल है, वो अलग है। वहां पे वो आपकी कमी थी या शॉर्टेज थी, मजबूरी थी, यहाँ पे आपका वो फैशन बन चुका है। ठीक है, तो उसका फॉर्म बदल चुका है, स्ट्रक्चर बदल चुका है और फंक्शन बदल चुका है। फंक्शन क्या, कि वहां पे तो कपड़े थे ही नहीं तो ही नहीं था, यहाँ पे फंक्शन क्या है कि आपको फैशन अपना सिग्निफाई करना है कि इट इज माई फैशन स्टेटमेंट, वो बताने के लिए लोगों को आप न्यूडिज्म की तरफ जा रहे हो। तीसरा एक और चीज जो अभी हमने आपको बताई, पहले स्टेज में आपको देखने को मिलता है सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी, कि रूल्स नहीं थे कि कौन किसके साथ पार्टनर बनेगा, मेटिंग बनेगा, इसलिए कई बार फाइट्स हो जाती थी, है ना, सोशल कंट्रोल को लेके। इवन जानवरों में आप देखते हो जो डोमिनेंट मेंबर होता है उसके पास मेटिंग राइट्स होते हैं, और वो बहुत ज्यादा जो फीमेल्स होते हैं उनके साथ वो मेट कर रहा होता है। सिमिलरली अर्ली सोसाइटीज में भी देखने को आपको मिल रहा होता है, कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है,
बाद में आप देखते हो हर चीज रूल, यहाँ पे मोनोगैमी का कॉन्सेप्ट अलग अलग स्टेजेस से जुड़ता है, पॉलीगैमी भी आती है, ग्रुप मैरिज, कई सारी चीज आती है, फाइनली आप मोनोगैमी पे पहुंचते हो, जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है आज की सोसाइटी में वो डेवलप करता है। और अब वापस से देख रहे हो कि एक सेक्सुअल फ्रीडम की चीज जो है उसकी तरफ सोसाइटी जा रही है ना, उसके ऊपर बातें हो रही हैं कि अब हम, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये सेक्सुअल फ्रीडम है कि इवन इफ यू आर मैरिड विद समवन, इफ यू आर हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप विद समवन अदर, यानी कि किसी और के साथ आप रखते हो उस तरीके के संबंध, तो भी ये चीज को जस्टिफाई किया जा रहा है ना। तो वो चीज मॉडर्न वे में, मॉडर्न थिंकिंग का पार्ट बताया जा रहा है। हम यहाँ पे आपको नहीं कह रहे हैं कि वो सही है गलत है, वो आपकी पर्सनल जजमेंट के ऊपर है, उसके ऊपर है, वो जो आप लीगल फ्रेम में उस चीज को देखना चाहो या एथिकल फ्रेम में देखना चाहो तो वो आपके ऊपर है। हम एंथ्रोपोलॉजिकल फ्रेम में उसको आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से आपका वो मूवमेंट वहां पे देखने को आपको मिल रहा है। लिव इन मैरिजेस की बात हो रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को रेगुलराइज करने की या नॉर्मल बनाने की बात हो रही है, तो ये सारी चीज आपको देखने को मिलती है। तो नियो इवोल्यूशनिज्म यही कह रहा होता है, ठीक है। आई थिंक दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट है कल्चर मटेरियलिज्म। कल्चर मटेरियलिज्म के साथ जो एसोसिएटेड है इंसान, उसका नाम है मार्विन, उसका नहीं बोलेंगे हम लोग, इज्जत से नाम लेते हैं जो थ्योरी देते हैं, ठीक है, गुरुओं का नाम बहुत इज्जत से लिया, उनका नाम है मार्विन हैरिस। और इनका एक 68 से 71 के बीच में सीरीज ऑफ वर्क आता है, 1968 से 71 के बीच में वर्क्स पब्लिश होते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट वर्क 68 में जो पब्लिश हो रहा है सबसे पहली बार, फर्स्ट एडिशन, जो कि है द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है, या राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स, एक बार देखना, राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स ही है मेरे ख्याल से। तो उसमें ये कल्चरल मटेरियलिज्म की बात को कह रहे हैं। इनका कहना क्या है, ये मटेरियलिस्ट सेंस में चीजों को बता रहे होते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि टॉक्स अबाउट द चेंज इन कल्चर, कोई कल्चर के अंदर कोई चीज आपको चेंज होते हुए देखने को मिलती है, तो वो कहां से आ रही है, तो कल्चर में चेंज उसकी वजह क्या है, वो है चेंज किस चीज में, मटेरियल लाइफ में, यानी कि मटेरियल कल्चर में। मटेरियल कल्चर क्या है, मैं यहाँ पे बोर्ड आपको देखने को मिल रहा है, स्क्रीन देखने को मिल रही है, सो दिस इज अ मटेरियल, ये एक टूल, एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल देखें, ऑल्दो मैंने सोचा नहीं था, पर अगर आप सीधा भी यहाँ पे इसका एग्जांपल हम ले लें, कोविड था, कोविड के समय में आपकी नेसेसिटी बन गई कि आपको किस तरीके से आप ऑफलाइन मोड में नहीं एजुकेशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीजें आपकी आने को देखने को मिलती है, ये स्क्रीन बोर्ड्स आए, ऐसी चीजों का डेवलपमेंट होता है, ऑल्दो ये पहले से थे पर ये चीज कॉमन होने लगी, पहले रिस्ट्रिक्टेड थे, या फिर आप कह लो जब ये आए भी होंगे तो कोविड के समय में ये बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे कॉमन हो गए, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है कि ये सारी चीजें आती हैं। तो वो क्या हुआ, आपका ये मटेरियल आपका आया, ये बोर्ड्स आपके आए, ये टूल टेक्नोलॉजीज आपकी आई, तो इससे कल्चर में एक चेंज आता है। क्या आता है कि कल्चर जो ऑफलाइन एजुकेशन का था, एजुकेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चर, तो ऑफलाइन एजुकेशन का जो कल्चर वो अब शिफ्ट हो गया किधर, ऑनलाइन एजुकेशन। यानी कि क्या मटीरियल कल्चर के अंदर जो चेंज आया, दैट इज बिकॉज ऑफ सम अदर नेसेसिटी, जो कोविड है आपका, उसके कारण जो मटेरियल में चेंज आया, उसकी वजह से कल्चर में चेंज आते हुए आपको देखने को मिला। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी मेरे दिमाग में आया और मैंने सोचा कि इससे अच्छा आपको किस तरीके से हम समझा सकते हैं। तो वही बात मार्विन हैरिस कह रहे होते हैं कि मटेरियल कल्चर में चेंज आएगा तो आपके जो इंडिविजुअल कल्चर्स हैं उसमें चीज आपको बदलते हुए देखने को मिलेगी। अपरेटस में चेंज आता है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आता है, तो उस हिसाब से कल्चर भी इवॉल्व कर रहा होता है। तो कल्चर को एक प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरिज्म की ये चीज बिल्कुल अगेंस्ट है। स्ट्रक्चरिज्म जो है वो एक तरीके से कॉग्निटिव लेवल पे, दिमाग की जो संरक्षण है, माइंड के लेवल पे जो चीजें हैं उनको वो प्रायोरिटी दे रहा होता है, पर ये क्या है, ये मटेरियल को प्रायोरिटी दे रहा हो। आप सिंपल टर्म्स में कहो, ऑल्दो ये एग्जैक्टली अप्लाई नहीं होता है, पर आप कह लो कि अगर वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे या कॉग्निटिव वर्ल्ड पे फोकस कर रहा है तो ये मटेरियल वर्ल्ड पे फोकस कर रहा है। ये थ्योरी जो है इनकी, ये मटेरियल की प्रधानता बताते हैं, उसकी प्राइमेसी बताते हैं, इंपॉर्टेंस बता रहे होते हैं मार्विन हैरिस एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आप ये कहते हो, यहाँ पे दिखा है राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में, ये वर्क है 1968 में पब्लिश हुआ था। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, ये पहले तो सबसे पहले रिएक्शन था किसके अगेंस्ट में, कल्चरल रिलेटिविज्म, आइडियलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, यानी स्ट्रक्चरिज्म के भी अगेंस्ट था, आइडियल चीजों की जो बात करते हैं लोग उसके भी अगेंस्ट था, और रिलेटिविज्म यानी कि किसी भी चीज को, किसी कोई सोसाइटी उसको उसी के नजर से देखो, ये कहते हैं ना, ये भी हमने कवर किया हुआ है। पहली जो वीडियो था आपका सोशल कल्चरल मैराथन 3 आवर का, उसमें आपने पढ़ा होगा, या फिर हमने जो कवर किया है सीरीज उसमें भी यूट्यूब पे कवर किया है। तो रिलेटिविज्म बताने जाऊंगा तो यार समय ज्यादा जाएगा, आपको पता होना चाहिए रिलेटिविज्म क्या है। तो ये रिलेटिविज्म के अगेंस्ट भी ये काम कर रहे होता है, इनकी जो ये थ्योरी होती है। अब इसका प्रेमाइसेस या एम क्या है, इसका एम है कि इट इज टू क्रिएट अ पैन ह्यूमन साइंस ऑफ सोसाइटी ऑफ मैन
whose findings can be accepted on a logical evidential ground, ठीक है, by pan human community। ये इसका एम है। एक इस तरीके की चीज को, एक इस तरीके के आप बात करते हो सोसाइटी या साइंस को क्रिएट करना, थ्योरी को, एक वर्क को क्रिएट करना जो कि एप्लीकेबल हो पैन ह्यूमन कम्युनिटी के लेवल पे। अब ये अपनी थ्योरी को बताने के लिए चीजों को 3 लेवल पे बांट देते हैं, या फिर आप कहते हो ये जो इनका सोशल कल्चरल सिस्टम है पूरा का पूरा, उसको ये डिवाइड कर देते हैं अपने मटेरियल प्राइमेसी को स्टैब्लिश करने। पहला है, कलर चेंज है ना, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है स्ट्रक्चर, और तीसरा है सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर, सॉरी, यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी मटेरियल चीजें आ जाती है। आपको पता है बुनियादी चीजें जो हैं आपकी, वो सारी की सारी बेसिक चीजें हैं, वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। फॉर एग्जांपल आरसीएम, आरसीएम क्या, रोटी कपड़ा मकान, फूड है आपका, शेल्टर है आपका, क्लोथिंग है आपकी, ये सारी चीज आपकी बुनियादी चीजें हैं। तो ये आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मेथड मोड्स और टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन है, ये सारी चीजें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे आ जाती है। अब इन सारी चीजों को आप देख रहे हो कि जिस लेवल पे आप ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो, तो वो चीजें आपकी स्ट्रक्चरल लेवल पे आप देखते हो। और स्ट्रक्चरल लेवल पे भी वो चीजें 2 भागों में बटी हुई हैं। पहला डोमेस्टिक इकोनॉमिकल लेवल पे, डोमेस्टिक इकोनॉमिक लेवल पे, और दूसरा पॉलिटिकल इकोनॉमिक लेवल पे। डोमेस्टिक इकोनॉमिक लेवल पे आपके फैमिली आ जाती है, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक लेवल पे आपकी क्लास, कास्ट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फैमिली के साथ वहां पे आपको देखने को मिलता है किनशिप वगैरह चीजें आ जाती है। वो चीजें क्या कर रही हैं आपकी, यहाँ पे जो चीजें थी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, वो उसी के साथ आप जोड़ के देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर शेल्टर वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो आप यहाँ पे फैमिली के साथ जोड़ के देख सकते हो। फूड वाला कॉन्सेप्ट है, उसको आप जोड़ के देख सकते हो फैमिली के साथ। कई सारी चीजें जो आपस में रिलेटेड है। और तीसरा जो है सुपर स्ट्रक्चर लेवल पे किस चीज को रखते हैं, जो कॉग्निटिव है, जो फिलोसफिकल है, ठीक है, थॉटफुल चीजें जो होती हैं उसको वहां पे रख रहे थे। इट इन्वॉल्व फिलोसफी, आर्ट, म्यूजिक, रिलीजन, ये सारी चीजें जो होती है, रिलीजन वगैरह, स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें सुपर स्ट्रक्चर के लेवल पे आ जाती है। तो ये क्या कि यहाँ पे बता रहे होते हैं कि बोथ स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर जो यहाँ पे है, वो डेवलप कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, दैट इज द मटेरियल या फिर बेसिक कंपोनेंट। तो उसमें कोई बदलाव होगा तो इनमें बदलाव होगा, और इनमें बदलाव होगा तो मतलब क्या, कल्चरल सिस्टम या कल्चरल कॉम्प्लेक्स में बदलाव होगा। क्योंकि रिलीजन को आप देख रहे हो इसके अंदर में, यहाँ पे आपके किनशिप, फैमिली, सब क्या है, आपके कल्चर के पार्ट है, इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशन है। तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ, तो यहाँ पे डाउन इन सारी चीजों पे हो रहा है। इसको समझने के लिए और एक तो हमने तरीका आपको बता ही दिया, अभी लाइव एग्जांपल बना के आपको दिया। दूसरा जो ट्रेंड एग्जांपल इन्होंने अपने वर्क में यूज किया है, वो इंडिया का होली काऊ का स्ट्रक्चर है। गौ माता का जो हमारा एग्जाम्पल है, उसको यूज करते हैं अपने वर्क में। वो कहते हैं कि इंडिया में काऊ को इसलिए नहीं किया जाता है, एक तरीके से काऊ या फिर बीफ ईटिंग पे इसलिए बैन नहीं है, या इसलिए लोग टैबू है, उसको एक तरीके से गलत नहीं ठहराते हैं, क्योंकि वो हमेशा से उनका श्रद्धा का विषय रहा है, पर इसलिए से क्योंकि उसका एक आप कहते हो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रही है। एक समय जब सोसाइटी में रिसोर्सेज का लैक था, तो काऊ को आप एक मटेरियल नेसेसिटी के तौर पे देख रहे होते हो, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट आप देख रहे होते हो। आप जो काऊ डंक है उससे अपने घरों को भी वो कर रहे हो, ठीक है, उससे जो चूल्हे हैं, जिसको आप क्या कहते हो, जो आपका स्टोव है, वो भी बना रहे होते हो। उससे आप जो मिल्क प्रोडक्ट्स है वो भी पा रहे होते हो, डेयरी प्रोडक्ट। तो वो आपके शेल्टरिंग में भी हेल्प कर रहा है ना, क्योंकि घरों को आप देखते हो अक्सर विलेज या रूरल एरियाज में काऊ डंक से पूरा तरीके से कवर किया जाता है, उसको पॉलिशिंग की तरह यूज किया जाता है। आप काऊ के जो प्रोडक्ट्स है उनको कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या चीज हो रही है वहां पे, आप जब प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हो तो वहां पे आपको फूड मिल रहा है। और तीसरी चीज हमने क्या की, वो इकोनॉमिक लेवल पे भी आपको आप देख रहे हो कि एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपकी नेसेसिटी, कई सारे आपके लाइफ के एस्पेक्ट्स जो है आपके सर्वाइवल को वो रेगुलेट कर रहा है। इसीलिए वहां पे आपको देखने को मिल रहा है, आप कह रहे हो ऐसा कि काऊ की वहां पे एक टैबू आ गया, और वो टैबू किस चीज का पार्ट है, वो आपके रिलीजन का, यानी आपके सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। यानी कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज हुआ, मटेरियल नीड्स थी आपकी, रोटी कपड़ा मकान, जिसमें से आप कह रहे हो कि आपको रोटी भी उसी से मिल रही है, फूड, और आप कह रहे हो कि आपका मकान इकोनॉमिक वे में अगर आप देखते हो तो वो आपकी एग्रीकल्चर के डोमेन पे, वहां पे आपकी हेल्प कर रही है ना, इकोनॉमिक फ्रंट पे हेल्प कर रही है। और आप बात कर रहे होते हो कि वो वहां पे आपको किस तरीके से जो शेल्टर है उसमें भी आप घर में उसको पॉलिशिंग की तरह यूज कर रहे होते हो, स्टोव की तरह उसको यूज कर रहे होते हो। तो इन सारी चीज में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हेल्प कर रही है। इसीलिए एक बिलीफ आ गया लोगों का कि उसको बचा के रखना, उसके साथ एक इमोशनल इंटीमेसी आपकी जोड़ते हुए देखने को मिल रही है। और टैबू आ गया या रेगुलेशन आ गया कि बीफ ईटिंग नहीं होगी, काऊ को नहीं मारोगे, प्रोटेक्टेड और सेक्रेड उसको बना दिया गया।
तो इस तरीके के एग्जाम्पल वहां पे कोट कर रहे हैं। तो दिस वॉज अबाउट हिज वर्क ऑफ कल्चरल मेटीरियलिज्म। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आई थिंक देयर आर टू मोर थ्योरीज, जिसमें से कल्चरल मेटीरियलिज्म आपका हो गया। नेक्स्ट है सिंबॉलिक और इंटरप्रिटेटिव थ्योरीज। अब सिंबॉलिक और इंटरप्रिटेटिव थ्योरीज क्या कहती हैं? सिंबॉलिक और इंटरप्रिटेटिव थ्योरीज बेसिकली एक सिंबल्स और साइंस के बेसिस पे किस तरीके से कल्चर जो होता है वो गवर्न होता है और सिंबल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है उस पर स्ट्रेस कर रहा हूं। इसके साथ जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, यहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, स्कूल है आपका सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो इसके साथ जुड़े हैं उनका नाम है क्लिफर्ड गीड्स। टाइडनर भी हैं लेकिन वो ऑल्दो उतने फेमस नहीं है। और दूसरा आप बात करते हो विक्टर टर्नर। ठीक है, तो एक और वर्क आ जाता है, बेसिकली इन लोग का नहीं है, वो पहले तो साइंस और सिंबल्स में डिफरेंशिएट करता है ना। साइंस के आपके एक तरीके से होते हैं, चिन्ह होते हैं, ठीक है, और सिंबल जो है वो उससे अलग हो रहा होता है। सिंबल के कोई इंटरप्रिटेशन है, साइंस जो होते हैं उसका आप कहोगे कि कोई जरूरी नहीं है कि उसके पीछे कोई कल्चरल कनोटेशन उसके पीछे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, पर जो सिंबल्स हैं उसके पीछे कल्चरल एस्पेक्ट, कल्चरल बैकग्राउंड जुड़ा हो। और सिंबल्स जो है वो बिना कहे कल्चर के अंदर की लेटेंट बातें, जो जिहानी तौर पे स्ट्रक्चर्ड चीजें हैं उसको बता रहा होता है, उसको बयां कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप दशहरा का फेस्टिवल देखते हो और रावण दहन का वहां पे कार्यक्रम चल रहा होता है। ये बहुत बड़ा यहाँ एग्जाम्पल है इस स्कूल को, इनकी बात को समझने के लिए। वहां पे आप सिर्फ हर साल उस प्रैक्टिस के थ्रू, रावण दहन की जो प्रैक्टिस है, वहां पे आग लगा के आप क्या कर रहे हो, सिंबॉलिक वे में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इस चीज को, द विक्ट्री ऑफ गुडनेस ओवर इविल, है ना। बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय को, या फिर जो स्टोरी है उसको आप वापस से रिक्रिएट कर रहे हो, वापस से उसको रीइंफोर्स कर रहे हो सोसाइटी में। उसका एक कल्चरल एस्पेक्ट है, उसका एक मैसेज है, उसकी एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है जिसके पीछे एक आइडिया छुपा है। वो हवा में बातें नहीं हो रही। गीड्स खासकर एक बैलिनीज कल्चर है, बैलिनीज में बाली में जाते हैं, वहां पे वर्क होता है बैलिनीज कॉक फाइट। कॉक फाइट में क्या होता है, जो मुर्गे होते हैं उनको लड़ाया जाता है, कई जगह आप देखते हो पक्षियों को लड़ाया जाता है। तो वहां पे वो कहते हैं कि कई सारे रिसोर्सेज उस पर यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिंबॉलिकली वो मुर्गे की जो फाइट है वो इंसान अपनी तरीके से अपने सोशल स्टेटस के साथ जोड़ के देख रहा होता है। तो इस चीज को वो थिक एथनोग्राफी के अंदर में, थिक डिस्क्रिप्शन के अंदर में बयां कर रहे होते हैं। थिक डिस्क्रिप्शन अगर क्या चीज होती है तो अब लाइव बैच होगा तो उसी में आपको समझ में आएगा ध्यान से। यहाँ पे टाइम हमारे पास वैसे भी रनिंग आउट है, 90 मिनट्स ऑलरेडी आपके अराउंड मेरे ख्याल से होने वाले हैं। तो थिक डिस्क्रिप्शन के अंदर में बताते हैं बैलिनीज कॉक फाइट को, कि वहां पे मुर्गों को लड़ाने से पहले अच्छे से फीड किया जाता है। कई बार इंसान अपने खाने पे बड़े ध्यान ना दे, मुर्गों को अच्छे से फीड कर रहा होता है, क्योंकि वो सिंबॉलिकली उनका स्टेटस को रिप्रेजेंट करेंगे जब फाइट होगी। ठीक है, उनको साज सज्जा की जाएगी, नेल उनके प्रॉपर तरीके से किए जाएंगे, ऑर्नामेंटेशन होगा, और ये सारी चीज करके जब उनको पूरी तरीके से वो हेल्दी हो जाएंगे तो दूसरे ग्रुप के कॉक, यानी कि जो आप बात करते हो जो मुर्गा है, उसके साथ वहां पे लड़ाया जाएगा। और उनके नाखूनों पे ब्लेड्स और ये सारी चीजें लगा दी जाती है ना। कई जगह पे ये चीज बैन भी हो गई है, तो वहां पे इनका कल्चर का पार्ट। तो जब वो लड़ रहे होते हैं आपस में, कोई ना कोई एक दूसरे को ब्लेड लगेगा गर्दन पे या कैसे भी, वो फिर डेथ हो जाएगी। तो जिस जीतेगा वो विक्टोरियस होगा। और ये विक्टोरियस जो विक्ट्री है, ये मुर्गे की सिर्फ एक गेम की तरह विक्ट्री नहीं है। ये विक्ट्री क्या है, ये इंसान की, जो जिसकी आप बात करो, जो लड़ रहा होता है, जिसके वहां पे मुर्गे जो होते हैं वो लड़ रहे होते हैं, उसके उसके सिंबॉलिकली स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो जीतेगा उसका स्टेटस एलिवेट होगा और जो हारेगा उसका एक तरीके से वो पूरी तरीके से बूस्ट डाउन होगा। इसीलिए ये पूरी प्रिपरेशन वहां पे देखने को मिल रही थी। और इसको वो डीप प्ले के कंसेप्ट में समझा रहे थे। उनका कॉन्सेप्ट ना थिक डिस्क्रिप्शन है, ये गिलबर्ट रायल का कंसेप्शन आपको देखने को मिलते हुए। ठीक है, तो इस तरीके की बातों को उन्होंने खुद नहीं कहा था, ये दूसरे कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे थे, पर इंटरप्रिटेशन अपना दे रहे थे। तो टर्नर भी इस तरीके की चीजों को यूज करते हैं, वो लिमिनैलिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और भी कई बातों को कह रहे होते हैं, जो ऑफकोर्स आप पढ़ोगे कब, जब आप लाइव बैचेस में हमारे साथ ज्वाइन करोगे, जो कि स्टार्ट हो रही हैं 21 अप्रैल से फ्रॉम 1 PM ऑनवर्ड्स। और कॉम्प्रिहेंसिव लाइव बैचेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। यू आर गेटिंग ऑल दिस फॉर 15,999, बट ओनली व्हेन यू यूज द कोड अस लाइव और यूएस लाइव। तो ये चीज हो गई आपकी सिंबॉलिक या फिर इंटरप्रिटेटिव। नेक्स्ट चीज की अगर हम बात करें सिंबॉलिक और इंटरप्रिटेटिव के बाद,
तो नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट जो आपको देखने को मिल रहा है दैट इज कॉग्निटिव, आई थिंक यहां पे कॉग्निटिव आ जाती है। कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी या फिर कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थ्योरीज एंड थॉट जो है उसके साथ दो लोग हैं, एक आपके टाइलर, ये वो वाले टाइलर नहीं है जो इवोल्यूशन के साथ थे, और दूसरे हेरल्ड कॉन्क्लेन। तो ये कहते हैं कि चीजें जो है वो कॉग्निटिव यानी जिहानी लेवल पे, दिमागी लेवल पे आप किस तरीके से उसको सोच रहे हो, समझ रहे हो, वो उसका बहुत मायने रखता है। हर एक चीज आपके दिमाग के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्टेड है, कंस्ट्रक्टेड रियलिटीज है ये, ठीक है। इसका कई सारा चीज जो डोमेन्स हैं वो आपको लगेंगे कि स्ट्रक्चरम से मिलते जुलते हैं, पर इनका पूरा का पूरा प्रेमाइसेस अलग है। फॉर एग्जाम्पल, कॉग्निटिव वर्ल्ड किस तरीके से डिसाइड होता है, ये आपको कह रहा होता है कॉग्निटिव थ्योरी कि दूसरे के दिमाग में आपको झांक के देखना होता है कि उसके दिमाग में चीजें किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड हुई पड़ी हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं इस रूम में हूं, ठीक है, और मेरे पास एक ये बॉटल है। इस बॉटल पे मैं कहता हूं, इस बॉटल में आपसे पूछूं क्या है, तो जनरल सी बात है, आप सोचोगे कि पानी लेके बैठे होंगे और क्या कोक पेप्सी लेके तो नहीं बैठे होंगे, अगर बहुत शौकीन है तो हो सकता है कोक पेप्सी भी लेके बैठे हो, पर जनरली आप कहोगे कि हाँ सर इसमें पानी है, ठीक है। पर अगर मैं इसमें से आपको चौक निकाल के दिखाऊं तो आप हंसोगे, फिर आपको पता चल जाएगा एटलीस्ट हंसने के बाद कि अच्छा ठीक है इस बॉटल में चौक रखा हुआ था। पर अगर कोई दूसरा इंसान रूम में तुरंत एंटर करता है, अभी दरवाजा खोल के स्टूडियो में एंटर करता है कि हम ये शूट कर रहे हैं, और मैं आपसे पूछता हूं कि अच्छा बताओ कि वो इंसान जो आया है उससे मैं ये सेम क्वेश्चन पूछूंगा तो वो क्या आंसर करेगा। तो आपको पता है कि इसके अंदर आप चौक रखी है, पर फिर भी आप कहोगे कि वहां पे वो सामने वाला इंसान ये बोलेगा कि इसके अंदर पानी है, क्योंकि उसको ये बात नहीं पता कि इसके अंदर चौक है, ठीक है। तो आपने किस बेसिस पे वो किया, ये कॉग्निटिव लेवल पे चीजें आपकी डिजाइन है, आप दूसरों के दिमाग के अंदर जो संरचना है उसको समझने देखने की कोशिश करते हो। ऐसे ही हर अलग अलग कॉन्सेप्ट जो होते हैं अलग अलग सोसाइटी के मेंटल लेवल पे अलग तरीके से होते हैं। कई सारी सोसाइटीज है वहां पे कलर का कॉन्सेप्ट अलग है, डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट अलग है। कई सोसाइटीज के कल्चर में ये जो आप जैसे आप, ये बहुत प्रोमिनेंट चीजें हैं, है ना। मॉडर्न सोसाइटी बहुत चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है कि ये स्क्रीन, इसको आप बोलोगे, क्यों बोलोगे, कहाँ किसने कहा हुआ है, कोई रूल नहीं है। हर चीज को आप जो बोल रहे हो, डॉग को डॉग क्यों बोलते हो, आप इसको मार्कर क्यों बोलते हो, पेन स्टाइलिस क्यों बोलते हो, मोबाइल को मोबाइल क्यों बोलते हो, रेड कलर है तो उसको रेड, ये ग्रीन है तो ग्रीन क्यों बोल रहे हो। ये आपका कॉग्निटिव लेवल पे स्ट्रक्चर्ड चीज है। एक आपने दिमाग के अंदर में इन चीजों को आपने बसाया बैठाया हुआ है किसी पैराडाइम से इन्फ्लुएंस होकर या किसी पैराडाइम को फॉलो करके। कई सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जिनमें हो सकता है ग्रीन को रेड बुलाया था, इसका एग्जांपल भी इन लोग ने दिया हुआ है, कॉन्क्लिन साहब ने इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है। डे एंड नाइट के कॉन्सेप्ट में कई जगहों पे डे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डे एंड नाइट में से किसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, उनके लिए पूरा समय सिर्फ समय का होता है। तो समय के वेरिएशन, कलर के वेरिएशन, कॉन्सेप्ट के वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। ये सारी बातें कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी, कॉग्निटिव थ्योरीज पढ़ रही होती है। लास्ट जो आपका है वो पोस्ट मॉडर्निज्म है। वो बहुत बड़ा क्रिटिक है किसका, ये सारा का सारा आपकी यूनिट 6 का या फिर इन जनरल एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज और थॉट्स का। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कह रहा होता है कि सारी जो बातें हैं एक वहम है, एक मिथ्य है, ये रियल नहीं है। और पॉलिटिकल पावर जो होती है वो डिसाइड कर रही होती है कि आप क्या सोचोगे, क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो आपके पॉलिटिकल डोमेन में इंडिया की आजादी के बाद चीजें किस तरीके से आपको बताई गई, ठीक है। एक समय जब देश आजाद होता है तो सोमनाथ टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा मुद्दा होता है। देश के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कई सारे लोग, देश के गृह मंत्री, बहुत बड़ा तरीके से होता है। थोड़ा समय आप आगे जाते हो तो हिंदू कोड बिल्स के ऊपर बहस होने लगती है। हिंदू कोड बिल्स का स्ट्रक्चर, कई लोग, आप करपात्री महाराज है, वो गाड़ियों को वहां पे बर्न किया जा रहा है, और कई सारी इस तरह की प्रैक्टिसेस आपको वहां देखने को मिल रही है कि जहां पे लोग, कई लोग दंगे फसाद कर रहे हैं, है ना। कोई एक पर्टिकुलर विंग जो है और दूसरा विंग जो है उसके सपोर्ट में। अंबेडकर, नेहरू जी इस चीज को पूरा प्रस्तावित कर रहे थे, और अंबेडकर जो थे वो एक तरीके से वहां पे रिजाइन कर जाते हैं फ्रॉम द कांग्रेस पोर्टफोलियो। क्यों? क्योंकि इस चीज में देरी हुई होती है, किस चीज को, हिंदू कोड बिल्स को इंप्लीमेंट करने में। तो नेहरू कहते हैं कि आप तो प्राइम मिनिस्टर, आप कर ही सकते हो, पर वो कहते हैं कि हमें सबको साथ लेके चलना है ना, ये क्रिटिसिज्म जो हो रहा है हमको उसको भी एड्रेस करना है और फिर करना है। ये नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, करने को तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी इतनी तो मेजोरिटी है ही नहीं, कहीं पूरी फुल मेजोरिटी में हो, पर वो चीज सही तरीका नहीं होता है एक डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो लेकिन अंबेडकर साहब इससे एक तरीके से एग्री नहीं करते हैं, वो छोड़ जाते हैं, बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं, 56 के आसपास उनकी डेथ भी हो जाती है। और उसी समय कुछ महीने बाद आपको देखने को मिल रहा होता है, उस टाइम के बाद हिंदू कोड बिल्स पूरी तरीके से, हिंदू कोड बिल्स के अंदर कई सारे लॉज हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस के लॉज हैं आपको, और भी मैरिज के कई सारे रेगुलेशन देखने को मिलते हैं, वो होते हैं। तो वो नैरेटिव उस समय चल रहा होता है।
धीमे धीमे टेम्पल कंसेप्ट, अयोध्या की मूवमेंट राइज हो जाती है, अयोध्या की मूवमेंट, राम मंदिर, ये सारी चीजें वहां पे चल रही होती। फिर रिजर्वेशन आरक्षण का मूवमेंट आया था, और हर चीज जो चीज आपके सामने पॉलिटिकल लोग जो हैं और मीडिया जो है वो मिला के आपके सामने जो चीज वो फेंक रहा है, आपकी पूरी लाइफ उस पर फोकस हो जा रही है, आप उसी चीज को डिस्कस कर रहे हो। 3 फार्म बिल्स आए, कई लोगों को उससे रिलेटेड कुछ करना ही नहीं। कई सारे, जब अभी सीए का मामला आया है ना, एनआरसी का मामला है, तो कई सारे लोग उससे रिलेटेड है ही नहीं, उससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। पर आपके कॉन्शियसनेस में वो सारी चीजें स्ट्रक्चर कर गई, आप उसी पे हर जगह बात कर रहे हो। आप चाय के नुक्कड़ पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, गली कोने में पूरा समाज आपका देखने को मिल रहा है कि इस एक चीज पे बात कर रहा है। आईपीएल आ रहा है तो सब आईपीएल ही पे बात करेंगे, हर जगह आईपीएल की चीजें चल रही है, सारे लोग वीडियो आईपीएल के ऊपर बनाने लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि आपको एक जो ये लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं इनमें से कोई बात, मैं एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं। ये पोस्ट मॉडर्निज्म का स्कूल कहता है कि पॉलिटिकल जो पावर्स होती है वो गवर्न कर रही होती है इस चीज को। पोस्ट मॉडर्निज्म का स्कूल है, इसको एक तरीके से प्रोमिनेंट नाम कौन है? मिशेल फूको, जो हमने बताया हुआ था। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ये जो सारी थ्योरीज है, ये एक तरीके से कोई भी थ्योरी जो होती है वो पूरी तरीके से सत्य नहीं हो सकती, और कोई भी थ्योरी दूसरी थ्योरी से ज्यादा सही नहीं हो सकती। तो इसके अंदर भी 2 धड़े बटे हुए हैं, कि स्केप्टिसिस्ट होते हैं जो हर थ्योरी को डिनाई करते हैं और कहते हैं कि सारी थ्योरीज को डिमोलिश करो। दूसरे अफर्मेटिव है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि थ्योरीज गलत तो है, वो भी मानते हैं, पर उसको एक तरीके से रिप्लेस करो या ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहे होते हैं। और जिस मेथड को यूज कर रहे होते हैं, किस तरीके से आप हटाओगे इसको, उसको आप कहते हो डीकंस्ट्रक्शन। कि कोई चीज बनी किस तरीके से, उसको तोड़ के देखोगे तभी आपको वापस से पता चलेगा, है ना, कि उसकी संरचना कैसे हुई थी। तो ये बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म का जो स्कूल है वो साइंस के अगेंस्ट है, स्ट्रक्चरिज्म के अगेंस्ट है, मॉडर्निटी के अगेंस्ट है। और मिशेल फूको इन्हीं सारी थ्योरीज को, ग्रैंड नैरेटिव जो है, इसको एक्सेप्ट करने से डिनाई करते हैं, और एज अ साजिश वो इसको मान रहे होते हैं। ठीक है, जो आपको रूल करने के लिए, आपको रेगुलेट करने के लिए पावर्स जो है, पॉलिटिकल पावर्स का मतलब सिर्फ सरकारें नहीं होता है, बहुत सारी पावर जो है वो हिडन होती है। कई जगह पे कैपिटलिस्ट पावर जो है, भले स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिक ऑन कर रही है, लेकिन वो सारे रूल्स और वो सारे जो लॉज वो कौन बना रहा होगा? वो ऊपर से कैपिटलिस्ट बना रहे हो। ये कई सारे जो मार्क्सियन थ्योरीज आपको देखने को मिलती है, उसके अंदर भी पोस्ट मॉडर्निज्म के जो वर्क्स है उसके बीच में कई सारी आपको कॉमन पॉइंट्स दिख रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी। सारी की सारी थ्योरीज जो है हमने यहाँ पे कवर की विद इन 100 मिनट्स, 100 मिनट के अंदर, 90 मिनट से 100 मिनट के बीच में सारी थ्योरीज आपकी यहाँ पे हमने कवर कर ली। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिट 6 और अ मेजर पार्ट ऑफ द फर्स्ट पेपर। एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वी विल कम विद another set of particular work in this marathon theories। कोई एक पार्ट उठाएंगे, ट्राइबल, इंडियन, आर्कियोलॉजिकल, फिजिकल, और उसको एक पर्टिकुलर थीम में, एक फ्लो में खत्म करेंगे शुरू से अंत तक, कि आपकी रिवीजन की जर्नी यहाँ पे आसान हो जाए। वापस आपको रिमाइंड कर रहा हूं कि इससे रिलेटेड कोई भी चीज, जो कंटेंट आपको चाहिए, वो आप पा सकते हो टेलीग्राम पे, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड पे। किसी भी कोर्स में स्टडी आईक्यू पे आपको एनरोल करना हो तो वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में मिलेगा। कब? जब आप अस लाइव यानी कि यूएस लाइव को यूज करते हो। और कोई क्वेरीज हो, मुझसे सवाल पूछने हो, कोई जानकारी चाहिए हो, तो वो आप यहाँ सेपियंस वर्ल्ड का जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, सेपियंस होमो सेपियंस वाला, इस पे आप जाके हमसे वो एड्रेस करवा सकते हो उन क्वेरीज को। ऑल्सो अनाउंसिंग आवर बैचेस आर स्टार्टिंग ऑन 21st of April। कॉम्प्रिहेंसिव डील है यहाँ पे, आपको लाइव क्लासेस का टेस्ट सीरीज भी जुड़ी हुई है। ये यूएस लाइव अगर आप लगाते हो तो 15,999 पे, यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल पे आपको मिल जाएगा। एंड आई होप टू सी मैक्सिमम ऑफ यू इन दी लाइव क्लासेस। तो हम ये जो यूज कर रहे हैं, जो थोड़ी कमी रह रही है, मुझे भी बताने में लग रहा है कि यार थोड़ा और आपको बता दिए, इतने 400 घंटे की चीज आपको 14 घंटे बतानी है, तो कितनी चीजें जो आप छूट जाती हैं यहाँ पे, तो वो जो चीजें हैं वो वहीं पे पूरी होंगी। हैंड होल्डिंग पूरी की जाएगी, आपको लाइव लेक्चर्स है, पूरे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको वहां पे प्रोवाइड होते हैं, और आपको साथ साथ में वहां पे लेक्चर के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, पीपीटीज, पीडीएफ, सब कुछ वहां पे डिलीवर होने वाला है इस कोर्स के साथ। सो आइए हमारे साथ इस जर्नी में जुड़िए। और फॉर द अदर्स, फॉर ऑल द जनरल ऑडियंस, विल कंटिन्यू दिस मैराथन सीरीज। कमेंट सेक्शन में हमें आप बता सकते हो कि आपको कैसा लगा, कितना यूजफुल आपके लिए हो रहा है, ताकि हमें भी कंटिन्यू करने में से एक तरीके से खुशी मिले और हम आसानी से बाकी पार्ट्स को भी इसी फैशन में कंडक्ट करा सके। सो थैंक यू ऑल फॉर दिस सेशन एक तरीके से। और आपको कुछ कहना हो तो आप बता सकते हो दोनों पोर्टल्स पे हमें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अनदर मैराथन सीरीज। टिल देन, थैंक यू, साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।